हेलो, कैन यू ऑल हियर मी? यस सर। ठीक है। तो देखिए, ये आप लोगों को समझ में आया। देखो, ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में चेंज, अगर थर्मोडायनेमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखा जाए तो ऐसा लग रहा था। देखो, ये आप पहले समझ लोगे। इसका हम कुछ डिस्कशन और बता देते हैं कि हम लोगों ने एक बहुत ही पर्टिकुलर केस डिस्कस किया है। ठीक है ना? पर्टिकुलर केस ऐसा डिस्कस किया गया है कि जिसमें नंबर ऑफ मोल्स दोनों साइड इक्वल है, टेम्परेचर दोनों साइड इक्वल है, वॉल्यूम इक्वल है। तो ऑब्वियसली आइडियल गैस इक्वेशन में तो यही तीन चीजें होती है ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो ऑब्वियसली प्रेशर भी दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। यहाँ प्रेशर भी, एवरीथिंग इज सेम ऑन द टू साइड्स। बस गैस बोला गया कि दो केसेस हमने लिए, गैस डिफरेंट होंगे या गैस सेम होंगे। ठीक है ना? तो मतलब गैस हम डिफरेंट अगर कर देंगे तो समथिंग इज डिफरेंट, मतलब यही तो बोला जा रहा है कि गैस वन और गैस टू अगर डिफरेंट है तो समथिंग इज डिफरेंट। तो थर्मोडायनेमिक्स ये कह रहा है कि चेंज इन एंट्रोपी इतना आएगा। ठीक है ना? और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स ये कह रहा है कि मतलब स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग भी चेंज इन एंट्रोपी यही आएगा। ठीक है ना? अगर गैसेस ये दोनों डिफरेंट है। ठीक है। और लेकिन अगर गैसेस आइडेंटिकल हो गए, जैसे हीलियम है और ये भी हीलियम है, ठीक है ना, एंड एवरी अदर पैरामीटर्स भी आइडेंटिकल है, तो मतलब ठीक है, तो उस केस में कहा जा रहा है कि चेंज इन एंट्रोपी जो है ना, जीरो होगा। तो ये ध्यान रखना है कि टू गैसेस आर आइडेंटिकल एंड, मतलब इसमें जो बोला गया है कि ऑल अदर पैरामीटर्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है ना? एंड मतलब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ठीक है ना, ये सब क्या है, ये ध्यान रखोगे इससे। नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना, ये सब आर सेम ऑन टू साइड्स, ऑन टू साइड्स। तो ये ध्यान रखना है कि तभी जीरो होगा। ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए कभी ऐसा हो गया कि दोनों का वॉल्यूम अलग अलग कर दिया गया, ठीक है, या कुछ भी अलग कर दिया गया ना, तो फिर जीरो नहीं आएगा। ओके। देखो, मेन लॉजिक इसका यह है कि आप समझिए कि सब कुछ अगर सेम है, एवरीथिंग इज सेम, अब दोनों को मिक्स, आप ऐसे सोचिए कि ये पार्टीशन ओपन करने के बाद बहुत देर के बाद छोड़ देंगे, उसके बाद फिर आप इतना पोर्शन की बात करो और इतना पोर्शन की बात करो, तो क्या होगा कि इस पोर्शन में जितने मॉलिक्यूल्स बिना पार्टीशन के थे ना, उतने ही मतलब पार्टीशन के जब है तो जितने मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ पे, पार्टीशन हटाने के बाद भी इतने ही मॉलिक्यूल्स रहेंगे यहाँ पे, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा ना हर जगह पे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो एक्चुअली अगर आप देखा जाए, देखेंगे कि अगर एवरी कंडीशन ऑन दिस साइड एंड दिस साइड अगर सेम रहता है बिफोर व्हेन पार्टीशन इज देयर, तो पार्टीशन हटाने के बाद भी सब कुछ एग्जैक्टली सेम रहेगा। ओके। तो इसीलिए स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कहता है कि इसमें जो है ना, एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई भी पैरामीटर दोनों का डिफरेंट होगा, ध्यान रखेंगे, इफ एनी वन पैरामीटर इज डिफरेंट, ओके, तो फिर चेंज इन एंट्रोपी जीरो नहीं आएगा। ठीक है। ऐसा नहीं कि हमेशा जीरो हो जाएगा, दैट इज नॉट ट्रू। कोई भी पैरामीटर, क्योंकि कोई भी पैरामीटर डिफरेंट है ना अगर, तो फिर पार्टीशन हटाने के बाद फिर पैरामीटर सेम हो जाएंगे ना, तो देर विल बी सम चेंज, हम फिर चेंज चेंज तो नोटिस करेंगे ही। ठीक है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, फिर जो है बेसिकली एंट्रोपी में चेंज जीरो आ जाए, जीरो नहीं होगा। ओके। तो ये ध्यान रखेंगे, सर जैसे मान लीजिए, हाँ। सर जैसे अगर सेम भी ले रहे हैं, जैसे वॉल्यूम पार्टीशन होगा, अगर वॉल्यूम दोनों साइड सेम है, अगर हाँ, पार्टीशन हटा देंगे तो वो टू भी बन जाएगा ना वॉल्यूम। अब वॉल्यूम टू भी बनेगा, लेकिन मतलब ओवरऑल गैस के लिए तो देखो सिचुएशन तो सेम ही रहेगा ना। मतलब यहाँ पे आप देखो, डेंसिटी वगैरह कुछ भी चेंज होगा क्या? नथिंग विल चेंज। ठीक है। जैसे मान लो इधर का पार्टिकल इधर जाएगा तो इधर का पार्टिकल इधर भी आ जाएगा, नथिंग विल चेंज। ओके। तो इसीलिए इसका स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में डिटेल कैलकुलेशन है। हम बताए ना आप लोग को, ये जो फॉर्मूला है सैकूट टेट्रॉड फार्मूला, इससे कैलकुलेशन कराया जाता है। ठीक है ना? तो हम अभी जैसे इसको डिस्कस कर रहे थे ना, मान लो हम इतना बता के छोड़ देते, ठीक है ना, तो फिर क्या बोलते हैं, मतलब थर्मोडायनेमिक्स देखो क्या होता है, अ, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी जाकर देखेंगे ना, तो जानते हो इसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा है। तो लेकिन क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स क्या दे रहा है, थर्मोडायनेमिक्स तो ये कह रहा है कि चाहे गैस आइडेंटिकल हो या नॉन आइडेंटिकल,
दोनों में आंसर सेम आना चाहिए। देखो लिखा गया ना, थर्मोडायनेमिक्स गेम्स गिव सेम आंसर फॉर बोथ आइडेंटिकल एंड नॉन आइडेंटिकल गैसेस। तो आइडेंटिकल के लिए भी थर्मोडायनेमिक्स जीरो नॉन जीरो आंसर दे रहा है, मतलब यही आंसर दे रहा है। इसी को जानते हो, गिब्स पैराडॉक्स कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड गिब्स पैराडॉक्स। ठीक है, इसको गिब्स पैराडॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो गिब्स पैराडॉक्स यही है कि मतलब ओवरऑल अगर हम सिस्टम में देखें तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है, नथिंग हैज चेंज्ड। डेंसिटी वगैरह कुछ भी, टेम्परेचर, अब बताइए कुछ भी चेंज नहीं हुआ है सिस्टम में। पहले भी हम कहेंगे कंटेनर में दोनों साइड गैस था, क्या बोलते हैं, डेंसिटी जो इधर है उधर। तो मतलब ओवरऑल अगर कंटेनर में देखा जाएगा ना, तो नथिंग हैज चेंज्ड। तो क्वेश्चन यही फिर पूछा जाता है कि इफ ओवरऑल कंटेनर में कुछ चेंज हुआ ही नहीं, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है, ठीक है ना, तो फिर एंट्रोपी में क्यों चेंज होना चाहिए, ठीक है ना। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इसका आंसर देता है कि यस, एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, इफ ओवरऑल नथिंग हैज चेंज्ड। ठीक है। ठीक है, तो लेकिन इसमें देखो क्या होगा कि मतलब ये क्वांटम मैकेनिकल फेनोमेना माना जाता है, ठीक है ना। जैसे मतलब हीलियम गैस है ना, मान लीजिए हीलियम है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी हीलियम है, तो हम इसको क्वांटम मैकेनिकल फेनोमेना मानते हैं कि एंट्रोपी में चेंज जो है ना, मतलब जीरो आ रहा है, दिस इज ए क्वांटम मैकेनिकल फेनोमेना। जानते हो क्यों इसमें ये कहा जाता है, क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि जैसे दो हीलियम है ना, तो आप उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश, ठीक है ना। तो टू हीलियम को आपस में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्लासिकली अगर हम बात करें तो दो हीलियम को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो मतलब अगर हम एंट्रोपी जीरो बोल रहे हैं ना, तो हम अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स बोल रहे हैं, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स में कहा जाता है कि आप दो आइडेंटिकल पार्टिकल को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो, क्लासिकल मैकेनिक्स में कहा जाता है कि हम पार्टिकल को हमेशा डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ये क्वांटम मैकेनिकल मतलब ये करेक्ट आंसर है, यही इसी को करेक्ट आंसर बोला जाएगा। तो आइडेंटिकल गैस को जो है ना, आइडेंटिकल गैस के पार्टिकल्स को आइडेंटिकल माना जाता है, ठीक है ना। ये क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट है, समझ लो एक तरह से। ठीक है, तो मतलब जानते हो क्या होगा कि कौन सा पार्टिकल इधर जा रहा है, कौन इधर जा रहा है, वो हम बता नहीं पाएंगे। ठीक है, तो डिस्ट मतलब क्या होता है कि इससे जो है ना, ये आप ट्रैक नहीं कर पाओगे कि ये पार्टिकल इधर चला गया और एक पार्टिकल इधर आ गया, दिस ट्रैकिंग इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। तो मतलब बेसिकली यही मतलब हम कह रहे हैं ना कि ओवरऑल कुछ चेंज नहीं होने का मतलब यही होगा कि आप ये नहीं कह पाओगे कि देखो ये पार्टिकल यहाँ था वो अब उधर जा रहा है, अब ये पार्टिकल इधर था अब ये इधर आ रहा है, ऐसा आप नहीं कह पाओगे, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा क्वांटम मैकेनिक्स मतलब या स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कहता है कि ओवरऑल जो है ना, इस पूरे सिस्टम को एज ए होल अगर हम देखेंगे तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ यहाँ पे, इसलिए एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग जो है ना जीरो आएगा। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, आइडेंटिकल होगा अगर गैस, ठीक है ना। जैसे इसको एक बार पिक्चर बना के करके लिख लो यहाँ पे, ठीक है, देखो जैसे अगर हम ऐसे लिख दें, सॉरी, ठीक है, देखिए ऐसा है कि जैसे मान लो ये कंटेनर है, अब इस कंटेनर में यहाँ पे हमने पार्टीशन लगा दिया ऐसे, यहाँ पे हीलियम है, टेम्परेचर T है, प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, नंबर ऑफ मोल्स N है। यहाँ पे भी हीलियम है, टेम्परेचर T, प्रेशर P, वॉल्यूम V, नंबर ऑफ मोल्स N। ठीक है, तो इफ, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इफ पार्टीशन इज रिमूव्ड, अगर पार्टीशन रिमूव हुआ तो चेंज इन एंट्रोपी जो है ना जीरो आएगा। ठीक है, लेकिन इसी को देखो, हम इसी फिगर को एक बार फिर से बनाते हैं, ठीक है। दोनों साइड एवरीथिंग इज सेम ना, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, इसको हम कॉपी कर रहे हैं एक बार, अरे ये क्या हुआ, हम्म, देखो इसको हमने कॉपी किया इधर, ठीक है। इसमें समझ रहे हो ना, एवरीथिंग ऑन टू साइड इज सेम, ठीक है ना, इधर और इधर देखो क्या है, इस साइड और इस साइड, ठीक है ना, एवरीथिंग इज सेम। ठीक है, एवरीथिंग इज सेम। लेकिन अब आप देखिए कि जैसे मान लो अगर हम ऐसे कह दें कि हीलियम हीलियम है, मान लो यहाँ टेम्परेचर T1 है और ये टेम्परेचर T2 है, ऐसे हमने कर दिया, ठीक है ना, टेम्परेचर T2, ठीक है। तो वॉल्यूम अगर तो फिर प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम सेम रखे हुए हैं ना, प्रेशर विल ऑल्सो चेंज। प्रेशर मान लो P1 हो गया, प्रेशर P2 हो गया, ऐसे, ठीक है ना। अब अगर आप, इफ पार्टीशन इज रिमूव तो चेंज इन एंट्रोपी जीरो नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि सिस्टम में हमको चेंज दिखेगा ना। जानते हो क्या होगा, देखो इसमें जो है ना, अभी यहाँ पे टेम्परेचर T1 बोल रहे हो, टेम्परेचर यहाँ T2 बोल रहे हो, जब ये मिक्स होगा ना, जब ये मिक्स होगा तो जानते हो क्या होगा, पूरे में सेम टेम्परेचर हो जाएगा।
तो मतलब एक विजिबल चेंज दिखेगा, देयर इज विजिबल चेंज, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी आप कह सकते हो। हम थर्मोमीटर से यहाँ पे टेम्परेचर मेजर कर रहे थे तो T1 आ रहा था, अब बाद में मिक्सिंग करने के बाद यहाँ पे टेम्परेचर मेजर करेंगे तो T आएगा। तो मतलब वो तो माइक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक लेवल पे भी चेंज दिखेगा अब यहाँ पे, ठीक है। तो जब चेंज हो रहा है और ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो चेंज इन एंट्रोपी तो जीरो नहीं आएगा फिर, ठीक है ना। तो तो आप ये ध्यान रखेंगे, आइडेंटिकल गैस होने के बाद भी अगर कोई पैरामीटर डिफरेंट है तो चेंज इन एंट्रोपी जीरो नहीं आएगा। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। एकदम बिल्कुल एक जैसा होने पे चेंज इन एंट्रोपी जीरो होगा। ऑलराइट। नॉन आइडेंटिकल में तो नॉन जीरो है ही है, वो तो हम बता ही दिए आपको कि नॉन आइडेंटिकल में, यहाँ पे देखिए नॉन आइडेंटिकल में नॉन जीरो है, ठीक है ना। ठीक है। और देखो एक चीज और बता देते हैं कि इसमें जो है ना कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ये वाले केस में थोड़ा सा आप लोग ऐड कर लोगे कि जैसे ये वाला साइड देखो अभी गैस था, आइडियल गैस, और ये साइड वैक्यूम था, वॉल्यूम वी ओ भी है। इसको हमने ये कर दिया तो ये बेसिकली चेंज इन एंट्रोपी ऑफ होल गैस है, ये मतलब टोटल चेंज इन एंट्रोपी है। तो ये जो निकला ना, ये टोटल टोटल चेंज है, ठीक है ना। तो इसमें जानते हो पूछा जाता है व्हाट इज चेंज इन एंट्रोपी पर पार्टिकल, ठीक है ना। तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ये ध्यान रखोगे, चेंज इन एंट्रोपी पर पार्टिकल। तो ये बस क्या करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना। तो बस नंबर ऑफ पार्टिकल से यहाँ डिवाइड करिए, ठीक है। तो अच्छा ये हम लोगों ने यहाँ लिखा हुआ है ना NR, तो देखो इसको नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड करके बताइए जरा क्या आंसर आएगा, कैन एनीवन टेल। थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन है, तुम लोग अगर एन के ध्यान एल एन टू। कितना आएगा। एन के एल एन टू। नहीं नहीं नहीं, पर एन पार्टिकल। R/V LN2। नहीं नहीं नहीं, AVLN। देखो ऐसा हो जाएगा ना, एन का वैल्यू पुट करो तुम लोग, एन का वैल्यू क्या होता है, एन इज इक्वल टू होता है, देखो ये पहले तो ऐसे लिख देते हैं, चलो देखो ये चेंज इन एंट्रोपी ये वाला एक्चुअल में लिखा हुआ है ना, ये तो कैंसिल करके यहाँ पे लिखे थे, ठीक है। तो ये NR और ये LN2 लिखा हुआ है ना, LN2, तो इसको हम डिवाइड कर रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल से, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे एन की जगह तो ऐसे लिखते हैं ना, नंबर ऑफ पार्टिकल और डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, इस तरह से भी तो नंबर ऑफ मोल लिखा जाता है ना, ठीक है ना। और ये बन जाएगा R, ठीक है, और ये LN2 और डिवाइड बाय एन, तो इससे एन और एन कैंसिल हो जाएगा। तो R/Na जो है ना केबी बन जाता है, ठीक है ना। ये सब चीजें ध्यान रखोगे, जैसे यहाँ पे यूज हुआ ना, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, ठीक है ना, ये होता है, ठीक है। और हम जो है ये तो दो चीजें साइड में लिख दे रहे हैं, देखो नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर लिख सकते हो। और केबी जो होता है ना, केबी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, दैट इज गैस कांस्टेंट और डिवाइड बाय Na, ये हम पहले बता चुके हैं तुम लोग को, ठीक है ना। ये गैस कांस्टेंट बाई Na हो जाएगा। तो यहाँ से R/Na जो है ना वो केबी बन जाएगा, तो केबी LN2 होगा। तो अगर इसमें पूछा जाता है ना चेंज इन एंट्रोपी पर पार्टिकल, तो उसका आंसर ये होगा, ठीक है ना, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो ये आंसर और ये आंसर इक्विवेलेंट है, बस यहाँ पे टोटल चेंज इन एंट्रोपी लिखा हुआ है, ये जो है ना ये टोटल है, टोटल चेंज इन एंट्रोपी। और ये जो लिखा गया है दैट इज चेंज इन एंट्रोपी पर पार्टिकल है। ओके, ठीक है। तो चलो एक अच्छा, तो ये जो हम डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है, तो थोड़ा सा चलो एक क्वेश्चन देते हैं इस पे, उसके बाद फिर कुछ चीजें और बताएंगे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को जरा तुम लोग आंसर करो, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन ये दे रहे हैं, ठीक है, लेट्स से देयर इज ए कंटेनर, ठीक है, और यहाँ पे पार्टीशन है, ठीक है, दिस इज पार्टीशन, इसका वॉल्यूम भी है, इट्स वॉल्यूम इज ऑल्सो भी, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं कि हीलियम गैस है, ठीक है ना, कोई भी गैस है, ठीक है ना, इसमें N मोल्स है, इसमें भी N मोल्स है, ठीक है, बट इट्स टेम्परेचर इज T1 एंड इट्स टेम्परेचर इज T2, ठीक है, दोनों का टेम्परेचर अलग है, ठीक है। तो नाउ क्वेश्चन इज, आइडियल गैस है, ठीक है ना, यहाँ पे आइडियल गैस, यहाँ पे भी आइडियल गैस है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि इफ पार्टीशन इज रिमूव्ड, देन व्हाट इज, if partition is removed what is change in entropy,
इन एंट्रोपी। ये जरा आप लोग कैलकुलेट करके बताइए क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो ये दिस क्वेश्चन यू हैव टू आंसर। ठीक है, आप लोग को पहले भी ऐसे कई क्वेश्चंस कराए हम, ठीक है ना। मतलब एंट्रोपी चेंज का नहीं कराए, लेकिन क्या बोलते हैं, टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर वगैरह निकलवाए हैं, ठीक है ना। तो फॉर्मूला यही लगेगा, ठीक है, बस थोड़ा सा थिंकिंग आपको लगानी है। ये फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है ना, यू विल गेट द आंसर। जब भी आइडियल गैस का चेंज इन एंट्रोपी निकालना है ना, यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। ठीक है, ये पहले भी बताया गया आप लोग को, ठीक है ना। तो इसको यूज करना, आइडियल गैस जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो उस टाइम बताए थे ये फॉर्मूला, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और वी कैन गेट द आंसर। ठीक है, तो जरा जल्दी से आप लोग बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है। सर प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए तो। डन। तो ये एक आगे था इधर, है ना। अच्छा, ये स्लाइड थोड़ा आगे पीछे हो गया है, ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको हम कर देते हैं एडजस्ट, ठीक है। इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या आ रहा है। इसमें यही एज्यूम किया जाता है कि ये जब मिक्स हो रहे हैं ना, तो कोई मतलब एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, मतलब कोई ऐसा कंडक्शन हीट का नहीं हो रहा है कहीं पे, ठीक है ना। दैट्स व्हाट यू हैव टू एज्यूम। ठीक है, देखो अभी तक चलो एक बार 1-2 मिनट और ले लो, ठीक है, एंड ट्राई टू आंसर इट। 3/2 nr ln T1 into T2 divided by T final square plus टू फाइनल नहीं, एन टी फाइनल तो बताना पड़ेगा ना। अच्छा। ओके। टी सर फाइनल तो निकालना पड़ेगा ना। सर 5/4 nr ln T2/T1 plus nr ln 2। 5/4, अच्छा तुमने हीलियम का कुछ ये लगा दिया क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह कुछ लगा रहे हो, 5/4 कैसे आ रहा है। सर 3/2 nr ln T1 square plus T2 square by 2 T1 T2। देखो ऐसा होगा ना, ये सॉल्यूशन करेंगे ना, तो जैसे ये सिस्टम 1 है, सिस्टम 2 है, दोनों आपस में हीट का एक्सचेंज कर रहे थे, कैलोरीमेट्री का कॉन्सेप्ट से भी हम कर सकते हैं ऐसे, ΔQ1 प्लस ΔQ2 दैट्स सम शुड बी जीरो। तो इसका जो है ना, देखो NC, नंबर ऑफ मोल सेम है ना, और यहाँ पे ऐसा होता है ना DT, ऐसे कर देंगे, ये टेम्परेचर T1 से T तक चला जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा NC, हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी दोनों का सेम ही होगा ना, और DT, और ये हो जाएगा टेम्परेचर T2 से T तक। तो यहाँ से NC तो कैंसिल हो जाएगा, ये कांस्टेंट है ना, दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। तो बस यहाँ पे आ जाएगा T-T1 और प्लस T-T2,
दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए टी जो आ रहा है ना, टी माइनस टी वन है, ठीक है ना। तो टी जो आ रहा है यहाँ से, टी इज इक्वल टू, ये आ जा रहा है T1 प्लस T2 और डिवाइड बाई टू। T1 प्लस T2 बाई टू आ रहा है, ठीक है। दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग, टी इक्वल टू T1 प्लस T2 बाई टू। दैट्स व्हाट वी गेट। अब आप देखिए यहाँ पे, दैट्स द टी, ठीक है। तो अब आप एक्चुअली यहाँ से, ठीक है, तो टी का ये वैल्यू आ गया। अब हम लोग चेंज इन एंट्रोपी निकालेंगे ना, तो देखो जैसे गैस वन के लिए निकालना चाहते हैं चेंज इन एंट्रोपी फॉर गैस वन, मतलब पूरे सिस्टम का टेम्परेचर। देखो ये ध्यान रखो कि हमेशा जब भी दो आइडेंटिकल, चाहे किसी भी तरह का सिस्टम हो, चाहे दो आइडेंटिकल लिक्विड हो या गैस हो, ठीक है ना, उसको अगर आप आपस में कांटेक्ट में ले आओगे ना या मिक्स करोगे, ठीक है, तो फाइनल टेम्परेचर जो होगा ना आइडेंटिकल, मतलब मास इक्वल, सब कुछ इक्वल अगर है और टेम्परेचर सिर्फ डिफरेंट है, तो उसको मिक्स करोगे ना, तो हमेशा फाइनल टेम्परेचर T1 प्लस T2 बाई टू आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब डायरेक्ट मिक्स कर रहे हैं, इरिवर्सिबल मिक्सिंग इसको कहते हैं, ठीक है ना। एक दिन हम बताए थे आप लोग को कि अगर इसी को रिवर्सिबली मिक्स करेंगे ना, तो फाइनल टेम्परेचर फिर इतना आएगा, √T1 × T2। याद है आप लोग को? ये ये टेम्परेचर बोला जाता है कि जब दोनों को रिवर्सिबली मिक्स करते हैं। रिवर्सिबली मिक्स मतलब दोनों के बीच में एक रिवर्सिबल इंजन लगा दें अगर, और फिर पूछा जाएगा कितना फाइनल टेम्परेचर होगा, तो फिर आंसर आता है √T1 × T2, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो अब आप देखिए यहाँ से कि टी का ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो हम डेल्टा एस वन निकाल देते हैं गैस वन के लिए। तो अभी हम लोग ऐसे लिखे थे ना, NR और यहाँ पे LN और यहाँ पे था टी फाइनल, ऐसे ही था ना यहाँ पे, सॉरी क्या था फॉर्मूला, देखो यहाँ पे, अच्छा F/2 करके था ना, अच्छा अच्छा F/2 था, हाँ ठीक है। तो F/2 भी था यहाँ पे, F/2, और ये हो जाएगा NR और LN टी फाइनल बाई टी इनिशियल, ऐसा हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे NR था और LN V फाइनल बाई V इनिशियल। तो यहाँ से देखो डेल्टा S1 जो आएगा ना, वो F/2, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम बाद में लिख देंगे, ठीक है ना, NR। तो हीलियम तो मोनोएटॉमिक गैस है ना, हीलियम का तो 3/2 लिखोगे ना, तुम लोग 5/2 क्यों बोल रहे थे? मोनोएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है ना। तो टी फाइनल तो हमारा ये निकला हुआ है, तो ऐसे लिख देंगे LN और यहाँ पे T1 प्लस T2 और डिवाइडेड बाई 2T1, ऐसा हो जाएगा। और प्लस ये NR और ये LN और यहाँ पे आ जाएगा क्या बोलते हैं वी फाइनल तो 2V हो जाएगा, और बाई वी इनिशियल V होगा यहाँ पे। फिर डेल्टा S2 निकालेंगे ना, तो उसका आ जाएगा F/2 NR और LN, यहाँ पे आ जाएगा T1 प्लस T2 और डिवाइड बाई 2T2, ठीक है ना। और प्लस यहाँ पे NR और LN, इसमें भी ऐसे ही हो जाएगा 2V/V, ठीक है। तो टोटल चेंज इन एंट्रोपी निकालेंगे डेल्टा एस टोटल, तो दोनों का ऐड हो जाएगा डेल्टा S1 और प्लस डेल्टा S2, ठीक है। तो बस ये ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे F/2 NR और LN, ये दोनों ऐड होगा ना, तो ये बन जाएगा T1 प्लस T2, ठीक है, इसका होल स्क्वायर अपॉन 4T1 × T2, ऐसा होगा, ठीक है ना, क्योंकि LNA प्लस भी LNA/B हो जाता है ना। और प्लस ये हो जाएगा 2NR और LN2, ये दो बार आ जाएगा ना, तो ये इतना आ गया। अब आप F का वैल्यू अगर पुट करना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा S टोटल, मोनोएटॉमिक गैस है ना हीलियम, तो ये 3/2 हो जाएगा, NR LN और यहाँ पे T1 प्लस T2, ठीक है, होल स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स T1 × T2 होगा, और प्लस 2NR LN2 हो जाएगा। दैट्स द आंसर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आर छूट गया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये टोटल चेंज इन एंट्रोपी आ रहा है, ठीक है। तो बस यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर चेंज हो गया है, ठीक है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन में, आप देखिए यहाँ पे कि इसमें जो है ना, ये हीलियम आइडेंटिकल था, ठीक है ना, हीलियम वाज आइडेंटिकल, मगर फिर भी जो है क्या बोलते हैं, ये आंसर आ रहा है, ठीक है ना। तो मतलब ये जो आंसर हम लोग निकाल रहे हैं, ये थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, मतलब देयर विल बी, मतलब हम ये कह सकते हैं देयर विल बी सम चेंज इन एंट्रोपी, देयर इज सम चेंज इन एंट्रोपी, एस टोटल जो है ना वो नॉन जीरो है, ठीक है ना।
लेकिन देखो हो सकता है कि एक चीज देखो बता देते हैं आप लोग को कि ये आंसर जो निकला है ना थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स तो हमेशा नॉन जीरो आंसर देगा, चाहे क्या बोलते हैं टेम्परेचर इक्वल भी होगा। तो देखो टेम्परेचर अगर इक्वल कर दें, जैसे T1 + T2 इक्वल, हम यहाँ टी और टी पुट कर दें दोनों साइड फिर से, तो देखो यहाँ पे टी और टी करोगे ना तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी टी स्क्वायर कैंसिल, ये 4t² हो जाएगा कैंसिल, ln1 0, ये टर्म जीरो आ जा रहा है, ठीक है ना। बट दिस टर्म इज नॉट जीरो। तो ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में जो है ना क्या बोलते हैं ये टर्म ना दिया हो, ठीक है ना, क्योंकि वो आंसर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग भी दे देते हैं ना, ठीक है ना। तो ये आंसर नहीं भी दिया हुआ हो, ठीक है ना, क्योंकि ये आइडेंटिकल टेम्परेचर करने के बाद फिर तो जीरो नहीं आएगा ना ये टर्म अगर लिखेंगे तो, वो तो थर्मोडायनेमिक्स वाला ही आंसर आ जाएगा। तो ये दिस आंसर में बी गिवन इन एग्जाम, ओके, तो ओनली दिस पार्ट में बी गिवन, ठीक है ना, ओनली दिस पार्ट में बी गिवन इन एग्जाम, ठीक है ना। तो सिर्फ ये पार्ट भी दिया हुआ हो सकता है, तो वो समझ लो कि वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग फिर ये आंसर होगा, ओके, ठीक है। ये पार्ट तो मतलब ये थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग आ रहा है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ये पार्ट जीरो हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो ये देखो बेसिक कॉन्सेप्ट था ये एंट्रोपी से रिलेटेड, तो इसीलिए हम लोग डिस्कस कर दिए इसे, ठीक है। तो अभी देखो फिर से थोड़ा सा पहले डिस्कशन करते हैं कॉन्सेप्ट्स का, उसके बाद फिर हम लोग जो है ना आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा डिस्कशन, तो देखो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया ना कि जैसे डीएस जो है, डीएस इज इक्वल टू dq/t, ये आप एक सिंगल कंपोनेंट सिस्टम के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। यू कैन अप्लाई इट फॉर सिंगल कंपोनेंट सिस्टम, ठीक है। चाहे वो प्रोसेस इरिवर्सिबल भी होगा ना तो सिंगल कंपोनेंट के लिए ये अप्लाई होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोसेस देखो ये सब जो है ना ये सभी प्रोसेस इरिवर्सिबल है, हम इसके लिए यही फॉर्मूले से ये निकला है ना, dq/t से निकला है, ये भी सिंगल कंपोनेंट के लिए अप्लाई होता है, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं ओवरऑल सिस्टम के लिए ये अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो मतलब अगर हम जैसा कि बताया कि दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर, आप कह सकते हो, ऐसा कह सकते हो कि ये रिवर्सिबल के लिए वैलिड है, रिवर्सिबल और सिंगल कंपोनेंट सिस्टम, सिंगल कंपोनेंट सिस्टम, ठीक है, ऐसा हो रहा है। तो अगर हम इन जनरल देखें तो डीएस जैसा कि हम बता रहे हैं ना ग्रेटर देन और इक्वल टू dq/t हो सकता है, ठीक है ना। ऐसे ही इसी को हम लोगों ने इंटीग्रेट करके ऐसे लिख दिया कि चेंज इन एंट्रोपी जो होगा दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू dq/t हो सकता है, इस तरह से हमने लिखा, ठीक है ना। फिर वही साइकिल जब पुट कर रहे थे ना यहाँ पे साइकिल, तो हमने ऐसे लिख दिया कि साइक्लिक प्रोसेस में ये जीरो हो जाएगा, तो फिर यहाँ से आ जाएगा ऐसे करके ग्रेटर और इक्वल टू ये dq/t, ऐसा होगा, ठीक है ना। तो देखिए जैसे यहाँ से हम कह सकते हैं कि टीडीएस जो होगा, देखो यहाँ से टीडीएस जो है ना वो ग्रेटर और इक्वल टू हो सकता है dq/t, तो इक्वल टू फिर वही बात होगी, इक्वल सॉरी dq, dq से ग्रेटर हो सकता है, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग जो बात कर रहे थे ना, इक्वल टू आएगा वही रिवर्सिबल या फिर सिंगल कंपोनेंट सिस्टम, ठीक है ना, उसके लिए फिर हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग जैसे फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखते हैं तो उसमें ऐसा होता है ना टीडीएस, अभी डीक्यू को हम तो ऐसे लिख देते हैं फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग du + dw। तो आप ये ध्यान रखोगे ये जनरल रिलेशन है, ठीक है। तो इक्वलिटी अगर होल्ड कर रहा है ना तो आप फिर समझ जाओगे कि ये वन कंपोनेंट सिस्टम या रिवर्सिबल सिस्टम, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए लिखा जा रहा है। तो मतलब समझ लो कि हम लोग जितने भी केसेस अभी तक डिस्कस किए ना जिसमें हम इक्वलिटी लेकर के डिस्कस किए थे, वो सारा डिस्कशन जो है ना या तो रिवर्सिबल सिस्टम के लिए था, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए था, या फिर एक सिंगल कंपोनेंट सिस्टम के लिए था, दैट वाज फॉर सिंगल कंपोनेंट सिस्टम, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि मतलब यहाँ से फिर आप ऐसे कह सकते हो टीडीएस और du + dw जो होता है ना, दिस दिस इज ट्रू फॉर, मतलब ये रिवर्सिबल के लिए वैलिड होगा, रिवर्सिबल या फिर कह सकते हो और सिंगल, रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल जब बोलेंगे ना तो प्रोसेस है बेसिकली, और रिवर्सिबल प्रोसेस और सिंगल, मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस भी है तो सिंगल कंपोनेंट में ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, सिंगल कंपोनेंट सिस्टम, ठीक है। सो डू रिमेम्बर दिस पॉइंट्स, ओके। ये मतलब कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, अदरवाइज हम लोग ज्यादातर जो प्रोसेस हम लोग डिस्कस करते हैं ना जिसमें हम लोग इक्वेशंस वगैरह लिखते हैं
वो रिवर्सिबल प्रोसेस ही होता है, मतलब थर्मोडायनेमिक्स में मोस्ट ऑफ द प्रोसेस जो डिस्कस होता है रिवर्सिबल ही होता है, तो इसी को इसीलिए हम लोग बार बार इसको यूज कर रहे होते हैं, ठीक है ना। ऑल राइट, तो देखो जैसे एंट्रोपी का अभी डिस्कशन चल रहा है, तो हम थोड़ा सा आप लोग को फिर से रिमाइंड करा देते हैं कि जैसे हम लोग कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एंट्रोपी दिया हुआ होता है और आपसे इंटरनल एनर्जी पूछा जाएगा, या फिर इंटरनल एनर्जी दिया हुआ है एंट्रोपी, मतलब इस तरह से कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे इसको हम मान लो ऐसे लिख देते हैं, फिर से देखो TdS, ठीक है ना, इज इक्वल टू ये DU लिखा हुआ है और प्लस DW को मान लो हम PdV लिख देते हैं, मतलब ऐसा सिस्टम है जिसमें मैकेनिकल वर्क PdV हो रहा है, ठीक है ना। तो फिर से देखो ये बात होती है ना कि जैसे मान लो इफ वॉल्यूम को हम कांस्टेंट कर देंगे तो ये जीरो हो जाएगा, जस्ट ये रिमाइंड करा रही है, पहले भी बताया हुआ है, ठीक है ना। वॉल्यूम को आप जीरो करोगे, ठीक है ना, तो मतलब वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दोगे ना, वॉल्यूम को कांस्टेंट, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से मतलब कुछ ऐसा आ सकता है, देखिए T इक्वल टू आप ऐसे लिख सकते हैं डेल यू बाई डेल एस, ठीक है ना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, देखो यहाँ से डेल एस मतलब 1/T इज इक्वल टू डेल एस बाई डेल यू, ठीक है ना, एट कांस्टेंट भी। वॉल्यूम को आप कांस्टेंट करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट यू विल गेट। ओके, तो एंड ठीक है, तो ये रिलेशन देखिए इंपॉर्टेंट है, दिस इज समटाइम्स यूज, ठीक है ना, डेल एस बाई डेल यू एट कांस्टेंट टी, ठीक है, या डेल यू बाई डेल एस, ठीक है। तो इस तरह से मतलब ये सभी रिलेशंस याद नहीं रखे जाते हैं, ठीक है ना, अगर आपको कभी भी जरूरत पड़ेगी तो बस इसी को, जैसे ये रिलेशन लिखा हुआ है तो इसको बस देख करके लिख दिया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर से वैसे ही है कि अगर एंट्रोपी कांस्टेंट कर देंगे, जैसे एस अगर कांस्टेंट हो गया, एस इज कांस्टेंट, ठीक है ना, तो फिर आ जाएगा ये पी इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट एस, ठीक है ना। यहाँ पे एस कांस्टेंट करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट कर दिया जाएगा, ठीक है ना, ये कांस्टेंट हो गया अगर, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा, देखो यहाँ से पी ऐसा हो जाएगा P/T इज इक्वल टू डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी, ठीक है। सो दिस रिलेशन समटाइम्स मे बी यूज्ड, ठीक है ना, तो इस ये हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, कई बार, ठीक है। ऑल राइट, तो दिस इज द डिस्कशन ऑफ एंट्रोपी, ठीक है ना। अब देखो एंट्रोपी के डिस्कशन के साथ साथ ही जैसे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, तो इसी के साथ साथ हम लोग इंजन का डिस्कशन किए थे, तो इंजन का तो आप जो डिस्कशन बताया गया ना उतना ही सफिशिएंट है, उसी से हम लोग सारा कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा जस्ट क्विकली रिमाइंड करा दे रहे हैं, देखो कोई भी इंजन होगा तो उसकी बस एफिशिएंसी हम लोग इस तरह से डिफाइन कर देते हैं, एफिशिएंसी इज इक्वल टू होगा वर्क डन इन साइकिल, इन वन साइकिल, वर्क डन इन वन साइकिल, ठीक है ना, इन वन ऐसे लिख दे रहे हैं, वन साइकिल, वन साइकिल में वो कितना वर्क कर रहा है, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय हीट एब्जॉर्ब, ठीक है ना, कितना हीट एब्जॉर्ब किया उसने, एब्जॉर्ब, ठीक है, दैट इज द एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये बेसिक है किसी भी इंजन के लिए, एफिशिएंसी का फॉर्मूला यही होता है, ठीक है ना। अब हम लोग देखो क्या होता है कि जैसे ये कार्नोट इंजन के लिए पढ़े थे तो उसमें आ गया था बेसिकली फॉर्मूला इस तरह से, 1 - T2/T1, ठीक है, वो कार्नोट इंजन के लिए आया था, सभी इंजन के लिए वैसा नहीं आता है, ठीक है ना। तो एफिशिएंसी का बेसिक फॉर्मूला यही है, आप देखोगे कुछ क्वेश्चन हम लोग एफिशिएंसी वगैरह का भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, तो बार बार इसी का यूज होगा, ठीक है, ठीक है। तो चलो हम लोग ये अभी अभी जो डिस्कशन किए ना उस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग अब डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। मोस्टली जो फोकस होगा हमारा वो इंजन पे होगा, ठीक है ना। और इंजन के साथ साथ हम लोग रेफ्रिजरेटर भी डिस्कस किए थे ना, तो उसमें था कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, याद है फॉर्मूला क्या था, व्हाट वाज द फॉर्मूला, कॉफिशिएंट ऑफ, इसमें हीट, Heat extracted by work done. हाँ, हीट एक्सट्रैक्टेड, ठीक है ना, ये ध्यान रखोगे, एक्सट्रैक्टेड और डिवाइड बाय वर्क डन। और एक था कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप, HP हीट पंप, तो दैट वाज हीट रिजेक्टेड, है ना, ऐसा था ना, हीट रिजेक्टेड और डिवाइडेड बाय वर्क डन, ठीक है ना। तो ये सभी फॉर्मूले हैं, कोई भी इंजन है बस ये फॉर्मूला लगा दोगे आंसर आ जाएगा। कार्नोट इंजन इज ए स्पेशल केस, ठीक है ना, उसमें फिर आ जाता है Q1/T1 इज इक्वल टू Q2/T2 का केस, ठीक है ना। ऑल राइट, तो ये एक, चलो एक बार हम इसको थोड़ा सा बस लिख देते हैं, ठीक है ना। स्पेशल केस होता है, स्पेशल केस हो जाता है कार्नोट का, ठीक है ना, स्पेशल केस है समझ लो कार्नोट इंजन, ये हर जगह यूज नहीं होगा कार्नोट इंजन,
तो इसकी एफिशिएंसी जो होती है ना वो आ जाती है 1 - T2/T1, मतलब हीट ऑफ, सॉरी, टेम्परेचर ऑफ सिंक डिवाइड बाय टेम्परेचर ऑफ सोर्स। ठीक है ना, ये आ जाता है। मतलब इसको भी ऐसे लिखते हैं, W इज इक्वल टू, ऐसे लिखा जाता है, वर्क डन बाय हीट एक्सट्रैक्टेड। तो वर्क डन को फिर ऐसे लिख देते हैं, Q1 - Q2 हो जाता है इसमें, और बाई Q1। हमेशा नहीं होगा वर्क डन Q1 - Q2, ठीक है ना, वो मतलब देखना पड़ेगा कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ, ये मतलब, हाँ मतलब बेसिकली आप ये कह सकते हो, दिस इज हीट एब्जॉर्ब्ड और दिस इज हीट रिजेक्टेड। तो हाँ मतलब वर्क डन टोटल हीट एब्जॉर्ब माइनस टोटल हीट रिजेक्टेड। ये सभी ध्यान रखोगे, ये मॉडुलस में होता है, ये जो है ना, जब भी ये सब लिखते हैं ना तो ये मॉडुलस होते हैं, ठीक है ना। ऑलराइट, तो यहाँ से फिर ये आ जाता है वन माइनस Q2/Q1। और हम लोग फिर ये जानते हैं कि Q1/T1 इसमें निकलता है इज इक्वल टू Q2/T2। ठीक है, ये आप लोग को याद है कैसे निकाला गया था? दिस वी हैड कैलकुलेटेड यूजिंग एंट्रोपी कंसिडरेशन, ठीक है ना। हालांकि हम बताए थे कि इसको आइडियल गैस के कॉन्सेप्ट से भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है ना। जैसे कार्नोट इंजन यूजिंग आइडियल गैस एज सिस्टम, ठीक है ना, और कार्नोट इंजन यूजिंग फोटोन गैस एज सिस्टम, ठीक है ना। तो जस्ट एक इलस्ट्रेशन के लिए हम बताएंगे इसको, ठीक है ना। अभी फॉर द टाइमिंग, अभी जो है ना हम लोग थोड़ा प्रॉब्लम्स पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है ना। सो लेट अस डिस्कस प्रॉब्लम्स ऑन, थोड़ा एंट्रोपी और इंजन के कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। प्रॉब्लम्स हम लोग एंट्रोपी और इंजन, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना, वहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक मिनट। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जैम 2021, ठीक है ना। बेसिक सा क्वेश्चन है, एक बार देखिए जरा आप लोग क्या आंसर आता है, ठीक है ना। उसके बाद हम बताते हैं, ठीक है ना, अगर नहीं बनेगा तो। ठीक है, MSQ का क्वेश्चन है, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ठीक है। क्या लिखा है? कार्नोट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन टू टेम्परेचर्स, ठीक है, TL एंड TH, T1 T2 जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो T1 हम यहाँ पे हॉट बाथ का टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है, और कोल्ड बाथ का टेम्परेचर 100 केल्विन दिया हुआ है, ठीक है। ईच साइकिल ऑफ इंजन लास्ट फॉर 0.5 सेकेंड, ड्यूरिंग विच पावर डिलीवर्ड इज 500 जूल पर सेकेंड, ठीक है। लेट QH इज द corresponding heat absorbed by the engine and QL be the heat lost. Identify the correct statements, ठीक है। ये क्वेश्चन हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ना, मुझे याद है कि इसका आंसर थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था, ठीक है। सम सम कंट्रोवर्सी वाज देयर इन दिस आंसर, इन इट्स आंसर। क्या क्या आंसर आ रहा है आप लोग देखिए जरा।
इसमें इंजन जब बोला जाता है ना, तो इंजन का मतलब वही वर्किंग सब्सटेंस जो होगा, वर्किंग सब्सटेंस को इंजन बोलेंगे, ठीक है ना। तो ईच साइकिल बोला गया लास्ट फॉर 0.5 सेकेंड, तो इसमें बोला चेंज इन एंट्रोपी ऑफ इंजन इन 0.5 सेकेंड, तो ये तो जीरो हो जाना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट हो गया ना। वन साइकिल में तो सब्सटेंस अपने इनिशियल स्टेट में आ जाएगा, एंट्रोपी इज स्टेट फंक्शन, तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ इंजन इंजन तो जीरो आ जाना चाहिए, ठीक है, तो ये आंसर जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब बोला जा रहा है चेंज इन एंट्रोपी ऑफ इंजन एंड हॉट बाथ इन ए साइकिल इज दिस मच। तो इन ए साइकिल ये वाला तो गलत हो जाएगा ना, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ इंजन एंड हॉट बाथ। ये टोटल चेंज तो नहीं पूछा जा रहा है। इंजन का तो एक साइकिल में एंट्रोपी अगर टोटल निकालते हैं टोटल, तो इंजन का तो जीरो है, ठीक है ना, एक साइकिल में, इन अ साइकिल, ठीक है ना। हॉट बाथ का हम लोग देख सकते हैं, हॉट बाथ से कितना हीट लिया जा रहा है, उससे निकल आएगा, ठीक है। देखो ऐसा होगा, इसमें प्लस माइनस में हमको लगता है कुछ थोड़ा सा कंट्रोवर्सी था, ठीक है ना, प्लस माइनस में, ठीक है। देखो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसमें जो है ना टेम्परेचर ऑफ हॉट बाथ दिया हुआ है 150, और टेम्परेचर ऑफ जो लो टेम्परेचर जो दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है क्या बोलते हैं, 100 केल्विन, ठीक है। और इसमें बोला गया है कि ये जो इसका पावर है ना, आउटपुट पावर, ठीक है ना, ऐसे लिखा हुआ है आउटपुट, ये दिया हुआ है 500 जूल पर सेकेंड, ऐसा ही लिखा हुआ है ना। आउटपुट जो दिया हुआ था, देखो हाँ ये लिखा है ना ऐसे, देखो 500 जूल पावर डिलीवर्ड जो है इतना जूल पर सेकेंड है, ठीक है ना, एक सेकेंड। तो हम देखते हैं कि एक साइकिल में, देखो एक साइकिल जो है ना, मतलब 0.5 सेकेंड का है ना, तो एक सेकेंड में 500 जूल वर्क कर रहा है, तो मतलब अगर हम आउटपुट, मतलब वर्क इतना जूल वर्क कर रहा है एक सेकेंड में, ठीक है ना, तो हम एक साइकिल में देखेंगे वर्क डन इन वन साइकिल। तो एक साइकिल, ये दो साइकिल का हो गया ना, एक सेकंड में बोला जा रहा है, एक साइकिल तो 0.5 सेकंड का ही है, तो पर साइकिल जो वर्क डन हो रहा है ना, वो बेसिकली 250 होगा, आधा ही होगा ना, क्योंकि एक साइकिल हाफ सेकंड का है, तो हाफ सेकंड में हाफ वर्क ही तो होगा, ठीक है। तो वर्क डन इन वन साइकिल इतना है, तो ये बेसिकली ऐसा हो जाएगा QH मॉडुलस माइनस QL मॉडुलस, ठीक है ना, दैट इज 250 है, ठीक है। अब हमारे पास देखो ये फॉर्मूला तो होता ही है यहाँ पे, इसमें एक इक्वेशन तो ये बन जाएगा, एक तो हम ऐसे लिख देंगे QH/TH इज इक्वल टू QL/TL, ऐसा हो गया। तो QH और बाई TH 150 है, और QL और बाई TL 100 है, तो ये जीरो कैंसिल, 5 से आ जाएगा, 5×2 = 10, 5×2 = 15, तो हम यहाँ से QH निकाल लेंगे, QH इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2 QL, ऐसा हो गया, ठीक है। दैट्स व्हाट वी गेट, QH इज इक्वल टू 3/5 QL, सो वी विल पुट दैट हियर, ठीक है ना। तो इसको चलो सेकेंड इक्वेशन कर देते हैं, ठीक है ना, सॉल्व 1 and 2, तो ये आ जाएगा QH माइनस QL इज इक्वल टू 250, ठीक है ना। तो QH का वैल्यू पुट कर देते हैं 3/2 QL, और माइनस QL इज इक्वल टू 250, ठीक है ना। तो ये मतलब QL जो है ना वो निकल गया 500, QL 500 हो गया, QL 500, तो इसलिए QH आ जाएगा 750, ठीक है ना, इसको यहाँ पुट कर दोगे 750 निकल जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, मतलब एक साइकिल में वो हॉट बाथ से इतना हीट ले रहा है, और क्या बोलते हैं, इसको इतना हीट रिजेक्ट कर रहा है। तो अगर देखो यहाँ पे, अगर हम चेंज इन एंट्रोपी एक साइकिल में, इन वन साइकिल, देखो इन वन साइकिल, चेंज इन एंट्रोपी अगर हम की बात करें ना, तो इन वन साइकिल देखो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ हॉट बाथ अगर निकालेंगे, तो हॉट बाथ से हीट निकाला जा रहा है ना, तो हीट रिजेक्ट कर रहा है, हॉट बाथ इज बेसिकली रिजेक्टिंग द हीट, ओके। तो ये हॉट बाथ का निकाल रहे हैं, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे QH और बाई, क्योंकि ऐसा होता है ना, देखो DQ/T होता है, DQ ऐसे ध्यान रखोगे, DQ/T हीट एंट्रोपी ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना।
तो टेम्परेचर तो जो मतलब सोर्स और सिंक जो होते हैं ना, जैसे हॉट बाथ हम कह रहे हैं, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। मतलब जनरली यही माना जाता है कार्नोट साइकिल में चेंज नहीं हो रहा है। अगर क्वेश्चन में बोला गया है चेंज हो रहा है तो वो बात अलग है, ठीक है ना। तो इसका टेम्परेचर तो चेंज होगा नहीं, ठीक है ना, टीएच कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये 1/TH बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, 1/TH। और इसको इंटीग्रेट करेंगे ना तो ये QH बन जाएगा। तो QH, अब देखो बेसिकली बात ये है ना कि ये हॉट, ये चेंज इन एंट्रोपी ऑफ हॉट बात निकाल रहे हैं हम लोग, उससे हीट निकाला जा रहा है ना। तो बेसिकली उसका एंट्रोपी घटेगा। तो यहाँ पे हमको -750 लिखना पड़ेगा। और डिवाइड बाय इसका टेम्परेचर दिया हुआ है 150, 00। तो -5 आ जाएगा, -5 जो भी है जूल पर केल्विन, ठीक है ना, ऐसा आंसर होगा। तो ये -5 लिखना चाहिए हमें, ठीक है ना। अ, तो वही हम बता रहे थे कि माइनस प्लस का थोड़ा सा शायद कंट्रोवर्सी था इसमें, ठीक है ना। तो इसमें चेंज इन एंट्रोपी -5 लिखा गया। अब देखो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ, अगर हम जो लो टेम्परेचर या कोल्ड बाथ जो भी बोला गया है यहाँ पे उसका निकाल रहे हैं, ठीक है ना। ये कोल्ड बाथ का हो जाएगा, तो फिर से ऐसे ही हो जाएगा, ये QH बाई सॉरी QL बाई, क्योंकि इसका भी टेम्परेचर चेंज नहीं होता है ना, तो ऐसे इंटीग्रेट करेंगे ना तो टेम्परेचर बाहर हो जाएगा, बाई TL आ जाएगा। तो इसमें तो हीट रिजेक्ट किया गया है, सो दिस लो टेम्परेचर बाथ जो है ना, लो टेम्परेचर बाथ, ओके, दैट इज एक्चुअली गेनिंग हीट, वो इतना हीट गेन कर रहा है, ठीक है ना। तो ये 500 और डिवाइडेड बाय इसका टेम्परेचर 100 है। तो ये जो है ना देखो यहाँ पे, तो इससे आ जाएगा +5। तो ये +5 आ गया। और अगर चेंज इन एंट्रोपी ऑफ हम इंजन निकालते हैं, इंजन, इंजन बोलिए या इसी को आप वर्किंग सब्सटेंस भी बोल सकते हो, दिस इज वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है। तो दैट विल बी, ये जो हमने निकाला है ना, ये 0 आएगा। क्योंकि वर्किंग सब्सटेंस एक साइकिल में, मतलब अपने वो साइक्लिक प्रोसेस उसमें हो रहा होता है ना, एक साइकिल में अपनी इनिशियल स्टेट पे रिटर्न हो जाएगा। तो दिस विल बी 0 एक्चुअली, ये जो है ना, इसका आंसर निकला है, ये 0 है। तो अब अगर हम चेंज इन एंट्रोपी ऑफ, देखो इसमें ये ध्यान रखोगे, चेंज इन एंट्रोपी अगर हम निकालते हैं, सपोज करो यूनिवर्स का बोल दिया जाता है, यूनिवर्स, तो हम इन सब का ऐड कर देंगे, तो ये +5 -5 और 0, तो ये 0 ही आएगा आंसर, ठीक है। क्योंकि देखो ये जो कार्नोट साइकिल है ना, वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस को फॉलो करता है, ठीक है, इट फॉलोज द रिवर्सिबल साइकिल, ठीक है। एक रिवर्सिबल इंजन है कार्नोट इंजन, तो इसीलिए चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स तो 0 आएगा ही, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखेंगे, इसको लिखा तो ऐसे ही जाता है चेंज, मतलब एक को प्लस लिखेंगे, एक को माइनस लिखेंगे, ठीक है ना। लेकिन इसमें जानते हो कुछ डिस्प्यूट था इस क्वेश्चन में प्लस माइनस को ही लेकर के। देखो जैसे इसमें बोला गया है ना, शायद ये आंसर करेक्ट दे दिया था, ठीक है। पहला तो आंसर देखो QH हमारा 750 निकल गया है, ठीक है ना, 750, ठीक है। तो दूसरी बात, यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी ऑफ इंजन एंड हॉट बाथ, ये जो है ना, मतलब इंजन एंड हॉट बाथ जो है ना, हमको लग रहा है ये सम करके बोला है, क्या बोला है, ठीक है ना। अगर अलग अलग देखें तो नहीं है ऐसा, ठीक है ना। तो लेकिन दोनों का सम करके अगर हम देखेंगे तो 5 तो आएगा ही, क्योंकि इसका 0, इंजन का 0 आ रहा है, इसका हॉट बाथ का 5 आ रहा है, ठीक है ना। अब चेंज इन एंट्रोपी ऑफ इंजन इन 0.5 सेकेंड इज 0, ठीक है ना। तो ये तो सही लग रहा है, ठीक है ना। ये भी सही लग रहा है, ये तो सही आएगा नहीं, QH/QL तो ऐसा आ जाएगा ना, दिस विल बिकम बेसिकली TH/TL। तो TH तो हमारा कितना है, TH हमारा क्या बोलते हैं 150 है, और ये 100 है। तो ये तो 3/2 आ जाएगा ना, दिस इज 3/2, ठीक है। तो ये तो करेक्ट है नहीं, तो इसका 36 का आंसर जो आना चाहिए वो फर्स्ट आ जाना चाहिए। लास्ट तो, फर्स्ट और लास्ट तो बिल्कुल करेक्ट है। अब इसमें सम करके दिया होगा ना, थोड़ा सा लैंग्वेज का ये लग रहा है, ठीक है ना। फर्स्ट और लास्ट तो बिल्कुल करेक्ट है, ये लैंग्वेज पे देखना होगा क्या है ये, ठीक है ना। तो 36 का इसमें आंसर दिया है क्या, इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है। तुम लोग देख लो आंसर, कहीं आंसर की कहीं मिल जाए तो। अभी देखते हैं, रुको। तो 36 का है ना, जस्ट 1 मिनट। सर, हम्म। सर जो हॉट बात है उसका तो नेगेटिव आ रहा है ना, -5 जूल आ रहा है उसका तो। किसका, मतलब वहां कौन, जो कौन, एंट्रोपी चेंज है, किसका को। ΔSO_H, मतलब जो वहां पे हाँ वो नोटेशन। नेगेटिव है, वही हम बोल रहे थे कि नेगेटिव का थोड़ा सा था ये, मतलब जो है ना, थोड़ा सा उसमें डिस्प्यूट था नेगेटिव पॉजिटिव का, ठीक है ना।
सर एक बार ये बता दीजिए, वर्क डन इन वन साइकिल को 50 सर कैसे होगा? क्या? सर वर्क डन इन वन साइकिल को 50 कैसे होगा सर, ये बताइए, समझ में नहीं आया। नहीं आया समझ में? देखो इसमें जो है ना, एक्चुअली ऐसा है कि एक साइकिल में कितना टाइम लग रहा है? टाइम सर देखो ना 1 सेकंड। 1 सेकंड नहीं लग रहा है। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। तुम लोग क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आंसर कहाँ से पता चलेगा, बोलो? एक साइकिल का कितना टाइम है? क्वेश्चन ही नहीं पढ़े ना ध्यान से, तभी तो नहीं समझ में आया। क्वेश्चन ध्यान से जरूर पढ़ सर लिया करोगे। 0.5। इसमें देखो लिखा है ना, इंजन ईच साइकिल, ऐसे लिखा है ना, ईच साइकिल ऑफ इंजन लास्ट फॉर 0.5 सेकेंड। ठीक है ना? तो और ये जो दिया हुआ है ना, पावर डिलीवर्ड, ये पर सेकंड है ना। 1 सेकंड में मतलब 500 जूल काम ये वर्क कर रहा है। तो आधे सेकंड में कितना करेगा? तो आधे सेकंड में आधा ही तो करेगा ना। 1 सेकंड का है ना ये। ठीक है, ओके। ठीक है, तो हाफ सेकंड में हाफ कर देगा काम। ठीक है ना? इसका आंसर यही होगा। ठीक है ना? देखो मतलब इसमें 1 मिनट फिर से दिखाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ऐसा है कि चेंज इन एंट्रोपी ऑफ हॉट बाथ, ये तो कंफर्म सही है। ठीक है ना? ये तो मतलब मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड में ही दिया है। ठीक है, हमको लगता है ये तो सही है ना। चेंज इन एंट्रोपी ऑफ इंजन तो एक एक साइकिल 0.5 सेकंड बोला गया है ना। 0.5 सेकंड का ही तो साइकिल है, तो एक साइकिल में तो इंजन का जीरो आ जाएगा। ठीक है ना? चेंज इन एंट्रोपी ऑफ इंजन एंड हॉट बाथ अगर देखा जाए तो ये -5 होना चाहिए। लेकिन वही हम बता रहे थे कि -5 होना चाहिए, लेकिन आंसर इसको करेक्ट दे दिया था शायद, जो है ना, इसका आंसर जो ऑफिशियल आंसर की आई थी ना, वो इसको करेक्ट दिया था, मतलब मैग्नीट्यूड में ले लिया था इसको। ठीक है ना? तो ये बात है। ठीक है, वही हम बताते हैं कि ऑफिशियल आंसर की ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, सी ऑप्शन माइनस में होना चाहिए, लेकिन ऑफिशियल आंसर की में दिया हुआ था। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ आईआईटीज एक्सेप्ट नहीं करते आंसर, मतलब आप अगर क्लेम भी करते हो ना, तो शायद ये क्लेम भी एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन आप देखो ना कि अगर हम इसको माइनस नहीं लेंगे, आप ऐसे सोचो, इसको माइनस नहीं लेंगे, इसको प्लस नहीं लेंगे अगर, ठीक है ना, सबको प्लस एक जैसा करते हैं, तो फिर टोटल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स जीरो नहीं आएगा ना। तो ये तो जीरो होना चाहिए, क्योंकि कार्नोट साइकिल जो होता है ना, वो रिवर्सिबल साइकिल होता है, दैट इज रिवर्सिबल साइकिल। तो इसमें जीरो तो आएगा ही, टोटल चेंज इन एंट्रोपी। ओके, ठीक है। ठीक है, तो देखो एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो शेयर कर रहे हैं। ठीक है, सर हाँ बोलो। एक चीज पूछनी थी बस, सर जो डेल्टा वर्किंग सब्सटेंस है वो तो हर इंजन के लिए 0 आ जाता है कि साइकिल में, बट जो क्या डेल्टा डेल्टा? डेल्टा क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। डेल्टा डेल्टा एस ऑफ वर्किंग सब्सटेंस वन हाँ साइकिल वो में, तो वो तो हर वो इंजन के लिए 0 होता है। हाँ हाँ हाँ। सर डेल्टा एस ऑफ इंजन जो होता है वो सिर्फ कार्नोट के लिए 0 होगा ना वन साइकिल में, बाकी इंजन के लिए वो। नहीं नहीं, सबका जीरो होगा। सभी इंजन में तो एक साइकिल में तो वर्किंग सब्सटेंस अपने इनिशियल स्टेट में आ जाएगा ना। सर बट वो जो सोर्स एंड सिंक है उनका जो टेम्परेचर घटेगा ना अगर हम कार्नोट ना ले तो। नहीं नहीं, सब फिर तो तुम बात कर रहे हो ना, इंजन इंजन का मतलब वर्किंग सब्सटेंस बोला जाएगा, तो वर्किंग सब्सटेंस तो अपने इनिशियल स्टेट पे आ ही गया ना। अच्छा सर, इंजन मतलब ही हम सिर्फ वर्किंग मानते हैं। हाँ, वर्किंग सब्सटेंस। ओके सर। ठीक है, तो उसका तो जीरो ही आएगा। ठीक है, जस्ट एक मिनट। तो देखो हम लोग जो है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे अभी तक क्वेश्चन कर रहे थे। इसमें जो है ना एक चैप्टर दिया हुआ है, आप देखेंगे एरोडोम में, उसमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लिखा हुआ है। ठीक है ना? देखो ये है चैप्टर। तो ये चैप्टर भी लगभग पूरा करना है। ठीक है ना? ये कर सकते हो पूरा। ठीक है, ये एक मिनट, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। तो ये सब वही एफिशिएंसी वगैरह का फॉर्मूला वगैरह लिखा हुआ है जो आज हम बता रहे थे ना। देखो ये सब जो है ना, यही सब तो बता रहे थे। ये सब लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है ना? ये फॉर्मूला भी हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं, तो इसके क्वेश्चन लास्ट में दिए हुए हैं। ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है ना? तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, बोल्ट्जमैन फॉर्मूला है ये। ठीक है ना? तो इसके देखिए कुछ क्वेश्चन हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही बहुत बेसिक क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है, इन इन विच केस विल द एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट साइकिल बी हायर when hot body temperature is increased by delta T और cold body temperature is decreased by the same amount। ठीक है ना? देखो बेसिक सा क्वेश्चन है, मतलब मैथमेटिकल क्वेश्चन है कि कार्नोट इंजन का
एफिशिएंसी कब हायर होगा? हॉट बॉडी का टेम्परेचर बोला जा रहा है इन इंक्रीज बाय डेल्टा टी, और कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज बाय द सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है ना? तो देखो ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है, इसको तो हम लोग कैलकुलेट करके आंसर कर सकते हैं। ठीक है ना? देखो यहाँ पे आंसर आएगा, ये एफिशिएंसी इज इक्वल टू, हम जानते हैं कार्नोट, ये क्वेश्चन नंबर 1 है इरोडोव का, मतलब उस चैप्टर का भी नंबर लिख देंगे, ये 2 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है ना? तो एफिशिएंसी तो हम लोग ऐसे लिखते हैं 1 - T2/T1, ऐसे लिखा हुआ है। तो अब हम एफिशिएंसी जो है ना, एक यहाँ पे ऐसे डिफाइन करते हैं, सपोज करो Δ1। ठीक है ना? 1 माइनस, और यहाँ पे T2, और बाई यहाँ पे लिख देते हैं T1 + Δt, ऐसे लिखा गया। ठीक है? और एक हम लिखते हैं यहाँ पे ईटा 2, 1 माइनस, और ये T2 - Δt और डिवाइड बाय T1, ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना? तो अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर, मतलब विच वन इज, ठीक है, स्मॉलर। ठीक है? तो ये हमें डिस्कस करना है। ठीक है ना? मैथमेटिक्स है प्योरली, मतलब इस इन दोनों को का कंपैरिजन करना है कि विच इज ग्रेटर। ठीक है ना? दैट वी हैव टू डिस्कस। ठीक है ना? तो ऐसा करते हैं ना कि दोनों को हम, देखो हमें भी पता नहीं है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है ना? हमने बस सोचा कि चलो डिस्कस कर लेते हैं इसे क्लास में। ठीक है ना? तो ऐसा करते हैं कि लेट अस सब्ट्रैक्ट द टू। ठीक है ना? हमको लगता है सब्ट्रैक्ट करने से थोड़ा इजी हो जा सकता है। ठीक है ना? यहाँ पे, या फिर एक मिनट, सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो T1 अगर हम एलसीएम ले लें यहाँ पे T1 - T2, इससे सब्ट्रैक्ट करने से शायद थोड़ा इजी हो जाएगा, हमको लग रहा है, और कंपैरिजन भी हो जाएगा, है ना? और अदरवाइज हम इनको फिर डिवाइड कर सकते हैं, दूसरा दूसरा ऑप्शन है कि डिवाइड कर दो। आई थिंक सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। देखो सब्ट्रैक्ट करने से शायद Eta1 - Eta2 हमने कर दिया, तो देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो यहाँ पे क्या आएगा, मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा, उससे पता चल जाएगा। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे। देखो T2 - Δt/T1 हो जाएगा, और माइनस T1, और ये टर्म जो है ना, ये तो प्लस हो गया और ये माइनस में रह जाएगा, T2 और बाई T1 + Δt, ये आ गया। ठीक है? सो लेट अस सिंप्लीफाई इट। ओके, तो यहाँ से देखिए T2 - Δt आ गया है, और मल्टीप्लाइड में यहाँ पे T1 + Δt हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे T1 × T2 हो जाएगा। और बाकी तो ये टर्म तो यहाँ पे ऐसे आएगा ही, T1 और T1 + Δt, ऐसा है। ठीक है ना? तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो T1 T2 जो आएगा ना फर्स्ट टर्म, वो तो इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना? तो फिर आ जाएगा ऐसा टर्म। ठीक है? T1 T2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा देखो Δt और इंटू T2। ठीक है ना? T2 ऐसे लिख देते हैं, माइनस, ठीक है ना, Δt × T2 ऐसा होगा ना, ये T2 से ये Δt मल्टीप्लाई होगा, फिर ये माइनस में आ जाएगा T1 × Δt। ठीक है? Δt ये आ गया, और फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो -Δt का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है? सो और डिवाइडेड बाय यहाँ पे T1 × T1 + Δt। ठीक है? तो देखिए Eta1 - Eta2 जो आएगा दैट इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ से आप देखिए इन दोनों से हम Δt कॉमन ले लेते हैं, तो Δt कॉमन आ गया, और यहाँ पे बच जाएगा T2 - T1 माइनस, ठीक है, यही तो आ रहा है, और ये Δt का होल स्क्वायर हो गया, और डिवाइडेड बाय ये माइ, ठीक है ना, और डिवाइड बाय T1, और ये T1 + Δt हो गया। तो एक्चुअली हम लोग स्टार्टिंग से ये माने हुए हैं ना कि T1 जो है वो ग्रेटर देन T2 है। ठीक है ना? तो ये टर्म देखो नेगेटिव आ गया, और ये भी नेगेटिव हो गया, तो ये पूरा ओवरऑल लेस देन 0 हो गया, तो मतलब Eta1 - Eta2 जो है ना, दिस इज लेस देन 0, तो इसको इस साइड ले आओगे, Eta1 इज बेसिकली लेस देन Eta2। ठीक है? तो ये इसका आंसर होगा, दैट्स द आंसर। ठीक है? तो देखने से तो यही आंसर लग रहा है कि, मतलब मैथमेटिकली तो हमें लग रहा है कि यही आंसर आएगा। ठीक है? कि इसका मतलब ये है कि अगर हम
इस फर्स्ट वाले केस में क्या किए थे, हॉट बाथ का टेम्परेचर को इंक्रीज किए थे, ठीक है ना। उसमें जो एफिशिएंसी में चेंज आया, मतलब एफिशिएंसी जो आया आ रहा है, और जब हम कोल्ड बाथ का टेम्परेचर को और लो कर रहे हैं, लो, तो जो एफिशिएंसी आ रहा है, तो मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि कोल्ड बाथ के टेम्परेचर को हम लो करते हैं ना, तो एफिशिएंसी ज्यादा इंप्रूव हो, ठीक है, इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ हॉट बाथ। ओके, ठीक है। तो मतलब आप कह सकते हो कि सेकंड केस में ज्यादा एफिशिएंसी आ रहा है, ठीक है ना। देखिए, इसमें क्वेश्चन था ना, इन विच केस एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल विल बी हायर व्हेन द हॉट, ठीक है, हॉट बॉडी टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय डेल्टा टी, और व्हेन कोल्ड बॉडी टेम्परेचर इज डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट। सेकंड केस आंसर होना चाहिए इसका, 2.113 क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। देखो यहाँ पे आंसर क्या दिया है, 2.113। हाँ, लेटर केस बोला है ना, इन लेटर केस, ठीक है, यही आंसर आ रहा है। ओके, टू सर पॉइंट हाँ बोलो। सर फर्स्ट कंफ्यूजन ये है कि मतलब साइक्लिक रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस और इरिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस में क्या अंतर है? क्या, देखो सर रिवर एक पर्टिकुलर सिस्टम की बात करेंगे ना, देखो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल जो है ना, वो यूनिवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। अगर रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस है या इरिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस है, एक पर्टिकुलर जिस सिस्टम के बारे में तुम बात कर रहे हो ना साइक्लिक, वो तो इनिशियल स्टेट में आ ही जाएगा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा उस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए। लेकिन देखो ऐसा होगा, एक बात बता रहे हैं, कि जैसे मान लो एक हमारा ये है, इंजन है, ठीक है ना। एक इंजन है, इसमें कुछ वर्किंग सब्सटेंस है, ये वर्किंग सब्सटेंस है, WS मतलब वर्किंग सब्सटेंस हो गया। अब इंजन को हम क्या बोलते हैं, कोई भी इंजन है ना, वो साइक्लिक वे में ही वर्क करता है, इट वर्क्स इन साइक्लिक वे, ठीक है ना, तभी तो बार बार प्रोसेस रिपीट होगा ना। तो एक साइकिल में तो ये अपने इनिशियल स्टेट में रिटर्न होगा ही, ठीक है ना। लेकिन यूनिवर्स अपनी इनिशियल स्टेट में रिटर्न नहीं हो पाएगा, यूनिवर्स विल नॉट रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट, ठीक है। तो अगर हम बोल रहे हैं ना कि ये वर्किंग सब्सटेंस साइक्लिक प्रोसेस में वर्क कर रहा है, ठीक है ना, तो ये बार बार अपने इनिशियल स्टेट में रिटर्न होगा, ठीक है। तो इसका इनिशियल स्टेट बार बार सेम रिपीट होता जाएगा, बट अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है ना, तो यूनिवर्स विल नॉट रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं, ठीक है, लेकिन साइक्लिक जो होता है ना, उसमें यूनिवर्स ऑल्सो रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट, ठीक है। तो साइक्लिक में यही होता है कि यूनिवर्स ऑल्सो रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट, ये बेसिकली डिफरेंस है। ओके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 पॉइंट कितना था, 113 था ना। ठीक है, तो हम लोग देखो यहाँ से स्टार्ट किए हैं, ठीक है ना। इसमें कई बेसिक क्वेश्चंस हैं, आप लोग इसको जो है ना अटेम्प्ट करके देखोगे, ठीक है ना। ये सभी क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस हम इसमें से जो है ना एक दो हम डिस्कस करते रहे हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो, हम ये डिस्कस कर दे रहे हैं, ये फिगर देखो बना हुआ है, ठीक है। ये सब जो है ना अभी हम बता दिए आप लोग को, ये सब सब बन जाएगा, ठीक है ना, बहुत आसान। देखो ये सब लिखा है ना, फाइन एंट्रोपी इंक्रीमेंट ऑफ 2 मोल ऑफ आइडियल गैस हुज adiabatic एक्सपोनेंट इज दिस, ठीक है ना, एज ए रिजल्ट ऑफ सर्टेन प्रोसेस, ठीक है ना। तो ठीक है, तो ये सब जो है ना आप लोग सब ये सब कर लोगे, सब एक ही जैसे क्वेश्चंस है जो आज अभी डिस्कस किया गया ना, उसी से ये सारे क्वेश्चन उसी से बन जाएंगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, देखो ये जो क्वेश्चन है ना 2.3, देखो यहाँ पे फिगर है, फिगर 2.3 के साथ दिया हुआ है, देखो। हाँ ये है, देखो इसमें लिखा है ना, एन आइडियल गैस विथ adiabatic एक्सपोनेंट गामा गोज थ्रू ए साइकिल विद इन विच एब्सोल्यूट टेम्परेचर राइजेस ईटा फोल्ड, ठीक है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है ना ईटा फोल्ड राइज कर रहा है, द एफिशिएंसी ऑफ दिस साइकिल, ठीक है ना।
तो ये हमारा देखिए साइक्लिक प्रोसेस है। इसमें ऑब्वियसली पी लग रहा है ना, ये पी है कि कुछ और लग रहा है? आई थिंक पी होगा। पीवी डायग्राम है, ऊपर में कुछ लिखा है पीवी डायग्राम, देखो जरा। सर एन पी आइडियल। ही है। हाँ पी आठ। होगा। हाँ ये पी है, ठीक है ना। तो चलो इस देखो ये कार्नोट इंजन नहीं है, समझ गया ना, इट इज सम अदर इंजन, ठीक है। तो इसका हमें क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी निकालना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे तो हम दोनों क्वेश्चन साथ में डिस्कस कर रहे हैं, कुछ एफिशिएंसी का और कुछ एंट्रोपी का, ठीक है ना। तो देखिए इसमें पीवी डायग्राम दिया हुआ है, ये इधर पी है, और इसमें जो ये जो अभी चैप्टर है ना जो इरोडोव का हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, इसमें सेकंड टाइटल लिखा हुआ है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड एंट्रोपी। तो इसके आप ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन डिस्कस अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है ना। जितना बताया गया ना उससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए प्रोसेस जो दिया हुआ है ये ऐसे करके डॉट 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 ऐसे बना हुआ है, और यहाँ पे इस तरह से ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है ना। ये अच्छा ये इसी लाइन में बना हुआ है, एक मिनट थोड़ा हमसे मिस्टेक हो गया। ऐसा बना हुआ है, ठीक है ना। ये इस तरह से जा रहा है। इसमें बस इतना एक एक ही इंफॉर्मेशन है, तो आंसर जो आएगा ना देखो इसमें इंफॉर्मेशन समझ रहे हो बहुत कम दिया हुआ है, ठीक है। ये बहुत कम इंफॉर्मेशन है, इसमें सिर्फ कितना लिखा हुआ है देखो, एब्सोल्यूट टेम्परेचर राइजेस ईटा फोल्ड, बस आंसर ईटा के ही टर्म में आएगा, क्योंकि बस, और सॉरी गामा दिया हुआ है गामा, तो आंसर विल कंटेन गामा एंड ईटा, ओके। और कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, देखिए इसमें क्या हो रहा है कि ये तो प्रोसेस आप देख रहे हो कि आइसोबारिक है, आइसोबारिक कंप्रेशन है, ठीक है ना। और ये आइसोकोरिक है। तो इसमें तो हमें पता है कि वर्क डन जीरो होगा, ठीक है ना। और वर्क डन क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है ना, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो इसका कुछ ऐसा करो, नेमिंग कर देते हैं इसको, जो है ना हम बोल देते हैं V1, और यहाँ पे V2 बोल देते हैं। हियर लेट अस कॉल इट P1, और हियर लेट अस कॉल इट, ठीक है ना, ये ऐसा गया ना ऊपर, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे P1, ठीक है। तो ये ऐसा होगा। सो नाउ व्हाट वी सी हियर इज दिस, कि इसमें देखिए ये आइसोथर्मल जो है ना कंप्रेशन है, मतलब नहीं सॉरी आइसोकोरिक प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो है आइसोकोरिक का वॉल्यूम आइसोकोरिक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना यहाँ पे, और दिस वन इज आइसोबारिक। तो आप लोग एक बार चेक कर लेंगे, ये सब डिस्कस किया हुआ है क्लास में, आइसोबारिक आइसोकोरिक, ठीक है ना। और ये जो प्रोसेस है ना देखो, इसमें प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मतलब ये थोड़ा सा अलग सा प्रोसेस है, ठीक है ना। ये इसमें प्रेशर जो है ना प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम आ रहा है, तो देखो इसमें तो ये पता चल रहा है ना कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर डिक्रीज करता जा रहा है, तो इसका मतलब टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा होगा। आइडियल गैस, आइडियल गैस लिखा हुआ है ना ये, इसमें आइडियल गैस जरूर लिखा होगा, एक मिनट देखें। आइडियल आइडियल गैस लिखा था, उससे हाँ आइडियल गैस लिखा था ना, हाँ वो एक्सपोनेंट दिया हुआ था ना, देखो आइडियल गैस है ये, ठीक है ना। एक्सपोनेंट गामा दिया हुआ, अच्छा गामा, अच्छा ये वाला नहीं था, कोई और था इधर, अच्छा ऊपर था, है ना ऊपर था ये। हाँ आइडियल गैस है, ठीक है ना। तो आइडियल गैस इक्वेशन तो लगाएंगे ही यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसमें आइडियल गैस है ये, वर्किंग सब्सटेंस इज आइडियल गैस। तो ये लगेगा देखो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो आप ऐसे सोचिए कि प्रेशर, इसमें जो है ना वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, टेम्परेचर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है ना, तो टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा, तो इसमें टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है यहाँ पे। टेम्परेचर डिक्रीज तभी हो सकता है जब सिस्टम से हीट बाहर निकल रहा होगा, तो यहाँ पे जो है ना सिस्टम से हीट बाहर निकल रहा होगा, ठीक है ना। तो ये कुछ हीट बाहर निकल रहा है, इसको मान लो हम Q2 बोल देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कि इसमें प्रेशर जो है ना मतलब मेंटेन्ड है, और आप क्या बोलते हैं वॉल्यूम को कम कर रहे हो, ठीक है ना। तो फिर से यहाँ से देखिए ऐसा है कि अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं और वॉल्यूम को कम करेंगे, देखो वॉल्यूम कम हो रहा है ना, ये प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कम करेंगे तो टेम्परेचर भी कम करेंगे, तो यहाँ भी टेम्परेचर घट रहा है, मतलब टेम्परेचर लगातार घट रहा है, देखो यहाँ से घटना स्टार्ट हुआ, फिर इधर भी घटेगा टेम्परेचर। तो इसमें भी आप देखिए ऐसा सोचिए कि ये हमने क्या बोलते हैं वॉल्यूम को मतलब प्रेशर को कांस्टेंट रखे हुए हैं, ठीक है ना, और हम कंप्रेस कर रहे हैं गैस को, ठीक है ना।
तो बेसिकली क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है तो टेम्परेचर भी कम होगा। ऐसा तभी हो सकता है, जनरली गैस को कंप्रेस करने से टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है ना। किसी भी सिस्टम को कंप्रेस करोगे ना तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर घट तभी सकता है जब इससे हीट बाहर निकलेगा। तो इससे भी जो है ना हीट बाहर निकला होगा, तो ये Q3 ऐसे कह देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हीट रिजेक्ट दो जगह पे हो रहा है, तो ऑब्वियसली हीट गेन जो है ना इसी में किया होगा। इसी में देख रहे हो ना, प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है ना, गैस का, ठीक है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो जनरली ऐसा होता है ना कि गैस को जब आप एक्सपैंड करते हो ना, तो एक्सपैंड करने पे प्रेशर देख रहे हो ना, यहाँ से ऐसे जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, गैस एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है ना। तो गैस एक्सपैंड करने पे प्रेशर घटना चाहिए, लेकिन इसमें जानते हो क्या है, हीट ज्यादा सप्लाई हो रहा होगा, तो इसीलिए जो है ना इसका प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो इसमें जो है ना हीट एंटर किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हीट एक प्रोसेस में सिर्फ एब्जॉर्ब हो रहा है, और बाकी दो प्रोसेस में रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका वर्क डन तो हम लोग ऐसे निकाल देंगे, देखो इसमें वर्क डन जो निकलेगा ना टोटल, अगर मान लो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ये P1 P2, तो वर्क डन तो ऐसा लग रहा है देखने में, ऐसा हो जाएगा पूरे साइकिल का वर्क डन जो है ना 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे, तो ये हो जाएगा V2 - V1 और इंटू P2 - P1, ठीक है। दैट्स द वर्क डन, ठीक है। V2 - V1 और P2 - P1, लेट्स कॉल इट ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन 1, मतलब ये वर्क डन इन होल साइकिल, पूरे साइकिल में, इन होल साइकिल, ठीक है, ये वर्क डन है, ठीक है। अब हम इसको निकालते हैं, देखो यहाँ पे Q2, ये Q2 निकालेंगे ना, तो Q2 ऐसे हो जाएगा DU और प्लस DW, ये इस प्रोसेस के लिए यहाँ पे हम शो कर दिए ना, मार्क शो कर दिए तो आप समझ जाओगे, ठीक है ना। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है कि DW 0 है इस प्रोसेस का, इस आइसोकोरिक है ना, तो DW 0 हो जाएगा। और DU निकालेंगे ना, तो ये बस बेसिकली ऐसा हो जाएगा NR, मतलब DU का फॉर्मूला हम पहले बता चुके हैं आइडियल गैस के लिए, F/2 NR, और यहाँ पे डेल्टा T हो जाएगा। मान लो ये यहाँ से यहाँ गया, ठीक है ना, तो मतलब यहाँ पे इसको नेमिंग कर देते हैं, ऐसा करते हैं ना, लेट अस कॉल इट टेम्परेचर, इसको A बोल देते हैं, ऐसे आ रहा है ना, A B और ये C, तो ऐसा हो जाएगा यहाँ पे ये, चलो अभी तो डेल्टा T लिख देते हैं, तो फिर ऐसा हो जाएगा F/2 और NR, और ये हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ C माइनस टेम्परेचर ऑफ B। तो मतलब ये नेगेटिव आ जाएगा, Q2 जो है ना वो नेगेटिव आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो दैट्स व्हाट वी हैव एक्चुअली, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, तो हम आइडियल गैस इक्वेशन लगा करके इसको P में कन्वर्ट कर देते हैं, लेट अस कन्वर्ट दिस, या इसको P को हम कन्वर्ट कर देंगे इसमें, ठीक है ना। चलो ठीक है, वो कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये टेम्परेचर ऑफ C माइनस टेम्परेचर ऑफ B, यहाँ पे देखो ये समझ में आ रहा है यहाँ पे कि लोवेस्ट टेम्परेचर इसका होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें भी टेम्परेचर डिक्रीज किया है और इसमें भी टेम्परेचर डिक्रीज किया है, तो लोवेस्ट इसका होगा, हाईएस्ट इसका होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा होगा कि टेम्परेचर ऑफ ये जो ए है ना, ए दैट इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ सी, और टेम्परेचर ऑफ सी इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ बी, तो बी का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि आप समझ रहे हो ना, ऊपर से नीचे आया है यहाँ पे, ये आइसोकोरिक प्रोसेस था, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो प्रेशर डिक्रीज किया तो टेम्परेचर डिक्रीज किया। अब यहाँ से देखो वॉल्यूम कांस्टेंट था इसमें, इसमें वॉल्यूम डिक्रीज करा है, प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम डिक्रीज करोगे तो टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा, प्रोपोर्शनल हो जा रहा है ना, तो ये ऐसा होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा Q2 निकल गया, ठीक है ना। अब आगे चल के देखेंगे हम कैसा होता है, ठीक है ना। तो एक बार Q1 निकाल लेते हैं, ये Q3 निकालते हैं, देखो Q3, तो Q3 जो निकलेगा ना वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। लेट अस डू लाइक दिस, ये आइसोबारिक प्रोसेस है, तो ऐसी DU प्लस DW ऐसे लिखेंगे। तो इसमें जो है ना DU तो फिर से वही हो जाएगा F/2 और NR और डेल्टा T, ठीक है ना, प्लस DW हम लोग निकाल चुके हैं कई बार आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, ये P और DV आता है, और PDV फिर यहाँ से निकालते हैं ना तो NR/DT आ जाता है, तो NR और ये DT ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो Q3 जो निकल रहा है ना यहाँ पे देखो, एक मिनट, तो इस प्रोसेस में देखिए Q3 जो निकलेगा, Q3 दैट इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा F/2 +1 और NR और डेल्टा T, ठीक है ना, NR है ये, ठीक है। तो ये कॉमन आ जाएगा NR डेल्टा T, दैट वी कैन राइट। सो नाउ यू सी डेल्टा T,
डेल्टा टी इसमें हम लोग लिखेंगे टी ए माइनस टी सी। ठीक है, तो F/2 और +1 एंड हियर वी गेट एन आर और हियर वी गेट टी ए माइनस टी सी। ठीक है, दैट्स व्हाट वी हैव। ओके, तो ये आ रहा है, तो इसको हम लोग समहाउ किसी एक इसमें हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैन बी एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ वन, मतलब सभी टेम्परेचर को रिलेट करना होगा समहाउ, ठीक है ना, तभी बनेगा। तो चलो देखते हैं, ठीक है ना। तो ये तो देखो ऐसा है कि हम प्रेशर से इसको रिलेट कर सकते हैं, ये जो प्रेशर का टर्म है ना वो कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको हम लोग देखो चेंज कर दे सकते हैं, ये जो वर्क डन है ना इसको टेम्परेचर, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना टेम्परेचर से है ना, तो इसको हम टेम्परेचर में चेंज कर देते हैं। देखो ये सब तो हमारा टेम्परेचर में ही एक्सप्रेस हो गया, Q2 टेम्परेचर में, ये भी टेम्परेचर में है, तो इसको भी टेम्परेचर में चेंज कर देते हैं। तो देखो ये वाला जो प्रोसेस था ना, ये हम लोग किस में निकाले, इन होल साइकिल है ना। तो होल साइकिल में V2 माइनस V1, देखो ये वाला, ये V2, यही तो है V2 माइनस V1। V2 माइनस V1 हम यहाँ से यहाँ जैसे जा रहे हैं, तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस वाला कॉन्सेप्ट लगा देते हैं ये इसमें, ठीक है ना। तो ये इसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा P1, ठीक है ना। तो P1 और V2 माइनस V1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये TC माइनस, लेकिन फिर P तो आएगा ही, ठीक है ना। और फिर V2 माइनस V1 करेंगे तो वहां पे V2 आ जाएगा। चलो ठीक है, तो इसको जो है ना V2 माइनस V1 को ऐसे लिख देते हैं, देखो 1/2, यहाँ पे V2 माइनस V1 अगर लिखना है ना, तो ये आ जाएगा इसके इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। यहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे P1 पे, ठीक है ना, ये P1 हो जाएगा प्रेशर। और V2 माइनस V1 जब निकालोगे ना, तो यहाँ पे आ जाएगा TC माइनस TA, ठीक है ना। तो ये ऐसा आ जाएगा NR, और यहाँ पे आ जाएगा TC माइनस TA यहाँ पे, ठीक है ना, V2 माइनस V1 से। ये आइडियल गैस इक्वेशन लगा दोगे, समझ में आ रहा है सभी को। देखो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट कर देंगे, प्रेशर इज P1, ठीक है ना, और ये डेल्टा भी करोगे ना तो ये डेल्टा टी हो जाएगा। तो डेल्टा टी मतलब वही हो जाएगा TC माइनस TA, और बाई P1 आ जाएगा फिर यहाँ से नीचे। और ये P2 माइनस P1 जैसे हमें निकालना है, तो ये वाला स्टेप देख लेते हैं। P2 माइनस P1 यहाँ से आ जाएगा, अच्छा ये P2 है, P2। तो P2 माइनस P1 अगर करोगे ना, तो वॉल्यूम कांस्टेंट इसमें ले लेते हैं V2, ठीक है ना। V2 कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस V2 इज कांस्टेंट, तो यहाँ पे P2 माइनस P1 मतलब इसको डेल्टा पी करोगे ना तो ये डेल्टा टी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना सभी को। देखो जैसे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आप डेल्टा पी लोगे तो यहाँ पे डेल्टा टी आएगा। डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, और इधर प्रेशर डिफरेंस। तो प्रेशर डिफरेंस विल बी इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस, और नीचे वॉल्यूम आ जाएगा। और वो वॉल्यूम जो कांस्टेंट है ना यहाँ पे वो V2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली P2 माइनस P1 करोगे तो P2 कोरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर TB माइनस TC हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा ऐसे TB माइनस TC, और डिवाइड बाय वॉल्यूम यहाँ पे आ जाएगा V2, ठीक है। तो फिर से हम लोग देखो पीवी, जैसे यहाँ पे देखो V2 यहाँ पे वॉल्यूम है इस पॉइंट का, और इस पॉइंट का प्रेशर भी P1 है, तो हम पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस ये जो P1 V2 है ना, वो P1 देखो इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का ये यहाँ पे इस पॉइंट का ये वॉल्यूम भी है, ठीक है ना। तो ये P1 V2 जो है ना वो बेसिकली NRTC हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आप ऐसे लिख सकते हो, ये जो है ना, ये ध्यान रखेंगे P1 V2 जो है दैट इज इक्वल टू NR, और ये TC हो जाएगा, NRTC। तो हम लोग देखिए यहाँ पे NRTC पुट कर देंगे ना, तो ये सर एक NR बार एनआर भी आएगा। कहाँ पे, अच्छा यहाँ पे आएगा है ना, ठीक है। तो एक NR कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या था, 1/2 था है ना। ठीक है, तो ये NR/2 आ जाएगा यहाँ पे, ये वाला एक NR बच जाएगा, और ये, ठीक है ना, यहाँ से एक NR आएगा ना NRTC, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो NR/2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा TA सॉरी क्या था, TC माइनस TA, और यहाँ पे TB माइनस TC, ठीक है, ऐसा हो रहा है। और डिवाइडेड बाय यहाँ पे TC आ जाएगा, ठीक है। ये P1 भी V2 जो है ना TC के इक्वल होगा। तो ये तो हमारा वर्क डन ऐसे निकल गया है, ठीक है ना। तो एवरीथिंग वी आर एबल टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, ठीक है ना। तो ये टेम्परेचर के टर्म में, तो हम लोग देखो यहाँ पे क्या क्या जान चुके हैं, एक बार देखें कि वी हैव, तो टोटल हीट रिजेक्टेड अगर देखा जाए तो हम जानते हैं, ठीक है ना। और वर्क डन हम जानते हैं, तो टोटल हीट एब्जॉर्ब भी तो हम निकाल सकते हैं ना इससे, ठीक है ना। क्योंकि इसमें Q1 जो निकलेगा ना, देखो हीट एब्जॉर्ब वो ऐसा हो जाएगा Q2 प्लस Q3 मॉडुलस, मॉडुलस लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, और प्लस
वर्क डन, ये ठीक है, दिस वी कैन राइट। ठीक है, तो इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे हम अगर इसको लिख दें सभी को, ठीक है ना, देखो Q2 मॉडुलस लिखोगे ना तो ये ध्यान रखोगे हाईएस्ट टेम्परेचर जो है ना यहाँ पे TB है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिखोगे तो TB माइनस TC लिखना पड़ेगा, ऐसे करके उल्टा लिखना मॉडुलस में। तो यहाँ पे आ जाएगा F/2 और NR, और ये हो जाएगा TB माइनस TC, और प्लस Q3 जब लिखोगे ना Q3, तो दैट इज दिस मच। ठीक है ना, F/2 और +1, और दिस इज NR, एंड हियर इसको भी मॉडुलस में लिखोगे ना तो TC माइनस TA लिखना होगा। ये आ गया। और प्लस W ये ऐसा है TC माइनस TA, और यहाँ पे TB माइनस TC। ठीक है, और डिवाइड बाय TC। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है ना, इतना आ रहा है। ठीक है, तो कुछ इसमें कैंसिल हो जाएगा हमको लगता है, एक बार देखें जरा ध्यान से, देखो इसे कुछ कैंसिल हो रहा होगा जरूर। तो ये निकल गया हमारा Q1। ठीक है ना, इसमें देखो कुछ चीजें कैंसिल हो रही होंगी। देखो जैसे ये F/2 है ना, NR TC, देखो यहाँ पे TC प्लस में है और ये TC माइनस में है, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसा है कि ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है ना, और इधर से तो TC लेकिन बच रहा है ना यहाँ पे, इसको कैंसिल करने से कुछ फायदा होगा नहीं। हम TC और TA को नहीं, एक तो अभी देखो हमारे पास अभी एक ऑप्शन बचा हुआ है। ठीक है ना, ये तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम जो है ना TC और TA को आपस में TB को रिलेट कर पाएंगे, वी विल बी एबल टू रिलेट TC एंड TB, क्योंकि ये प्रोसेस जो है ना कांस्टेंट इसका है ना, वो हम देख लेंगे क्या वैल्यू आ रहा है। ठीक है, सो वी शुड बी एबल टू रिलेट दैट। तो मतलब इसमें जो है ना, देखो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छा हाँ, वो भी तो यूज करना है हमें। देखो इसमें बोला गया टेम्परेचर ईटा फोल्ड इंक्रीज कर रहा है, तो इसमें दिया हुआ है कि देखो ये जो है ना TC/TA जो होगा ना दैट इज इक्वल टू ईटा, ऐसा है। तो हम TC इज इक्वल टू TA और इंटू ईटा, हम ये लिख सकते हैं, दैट इज वन थिंग। ठीक है ना, तो एक इंफॉर्मेशन तो ये है। तो जहां पे भी TC लिखा हुआ है ना उसकी जगह हम अच्छा ऐसा कर देंगे, देखो यहाँ पे TC की जगह लिख देंगे ये तो यहाँ पे टॉ इंटू TA, तो ये यहाँ पे टॉ इंटू TA, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमको TB और TC सर को सर अच्छा वो उल्टा हो जाए, टीबी उल्टा, बाई टी हाँ ए अच्छा हाँ, ठीक है, सही कह रहे हो। वो थोड़ा हमसे गलती हो गया। वो हाईएस्ट टेम्परेचर TB था ना यहाँ पे, तो इसमें TB/TA है, दैट इज इक्वल टू टॉ है। ठीक है, तो TB की जगह पे हम लिख सकते हैं टॉ इंटू TA। ये एक इंफॉर्मेशन हमारे पास है। ठीक है ना, तो ठीक है ये, तो दो टेम्परेचर तो रिलेट हो ही गए हैं। ठीक है ना, तो अब हम क्या बोलते हैं, बस एक टेम्परेचर को और समहाउ रिलेट कर लेंगे ना तो आंसर आ जाएगा। तो एक टेम्परेचर जानते हो रिलेट करने के लिए, अच्छा ये जो प्रोसेस है, एक मिनट, थोड़ा सा और देखो इसमें थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, तो जो है ना ये रिलेट हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, हम लोग, हाँ ये जैसे V1 V2, और कोई रिलेशन तो है नहीं हमारे पास, है ना। एक इस रिलेशन को हम समहाउ यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, वी कैन यूज दिस रिलेशन। ठीक है ना, देखो ये जो है ना, ये जो प्रोसेस है इसमें जानते हो क्या हो रहा है कि ये प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये ऐसा प्रोसेस है, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम वाला प्रोसेस है। ये स्ट्रेट लाइन है ना बिल्कुल। तो प्रेशर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, मान लीजिए हम लिख देते हैं यहाँ पे अल्फा, और इनटू वॉल्यूम ऐसे लिखना होगा। ठीक है ना, दैट इज द प्रोसेस वी हैव। ओके, तो अगर आप देखिए हम क्या बोलते हैं, हाँ तो ये ऐसा, ये इस तरह का प्रोसेस है। ठीक है, तो अगर हम इसको आइडियल गैस इक्वेशन में पुट करें, देखो जैसे PV इज इक्वल टू ऐसा होता है ना NRT। ठीक है, NRT, तो हम यहाँ पे प्रेशर को अगर हम वॉल्यूम में एक्सप्रेस कर दें, अल्फा T के बारे में बोला गया है कि ये इतना हो जाएगा, तो मतलब उससे अल्फा के बारे में पता चल जाएगा। कहीं से एक इंफॉर्मेशन और ढूंढना पड़ेगा हमें। ठीक है ना, देन ओनली वी कैन गेट द आंसर। हालांकि
बस एक इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, क्योंकि दो तो रिलेट हो ही रहे हैं, ठीक है ना, एक इन्फॉर्मेशन और आएगा ना तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सो दैट वी कैन रिलेट टू, इसका इसका रेशो दिया हुआ है। अच्छा, हमको लगता है ना कि आइडियल गैस इक्वेशन लगा करके निकाला जा सकता है। देखो जस्ट ए मिनट, ये तो प्रोसेस अभी हम यूज ही नहीं किया है ना, तो ये तो देखो लीनियर है, ये तो हमको यूज कर, पी प्रोपोर्शनल टू अल्फा वी हो जाएगा। तो आइडियल गैस इक्वेशन है पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि हम्म, ठीक है, तो देखो ऐसा होगा कि अगर हम यहाँ पे पी की जगह पे अल्फा वी पुट कर दें तो अल्फा वी स्क्वायर, ठीक है ना, अल्फा वी स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लिख दें यहाँ पे एन आर टी, ठीक है, एन आर टी। तो यहाँ से यहाँ पे, हाँ, अच्छा ये इस प्रोसेस के लिए है ना, दिस इज फॉर दिस प्रोसेस ओनली, ठीक है, ये तो सिर्फ इस प्रोसेस के लिए है। इस प्रोसेस के लिए तो हमें दिया ही हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर जो है ना इतना फोल्ड बढ़ रहा है। टेम्परेचर, अच्छा हाँ, तो ये कह सकते हैं हम लोग, नहीं हाँ अब निकल जाएगा, देखो यहाँ पे ये पता चल जा रहा है ना, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग टॉ फोल्ड। तो देखो यहाँ पे ऐसा होगा ना कि टेम्परेचर अगर टॉ फोल्ड बढ़ेगा ना यहाँ से यहाँ जाने में, तो वॉल्यूम जो है ना वो रूट रूट टू टाइम्स बढ़े, रूट टॉ फोल्ड बढ़ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट ऐसा हो रहा है ना, वी इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी, ऐसा हो जाएगा ना यहाँ से। तो ये हमें पता चल गया यहाँ पे कि देखो यहाँ से यहाँ जाने पे ये रूट, मतलब ये ऐसा रिलेशन आ रहा है इसमें, इस प्रोसेस में देख समझ में आ रहा है सभी को। देखो ये आप देखो स्ट्रेट लाइन है, तो P इज प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि P इक्वल टू अल्फा V लिख दिए हम, तो इस चीज को यहाँ पे पुट किए तो ये V स्क्वायर हो गया, V स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल T, तो V इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम टेम्परेचर को रूट टू टाइम्स, सॉरी रूट टॉ टाइम्स बढ़ाएंगे ना, वॉल्यूम, सॉरी टॉ टाइम्स बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम रूट टॉ टाइम्स बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे इस फिगर में जो है ना, ये जो V2 है ना, V2 दैट इज एक्चुअली इक्वल टू रूट रूट टॉ टाइम्स V1 है। ये एक इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गया, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि हम अगर देखो यहाँ पे प्रेशर, हाँ मतलब ये भी पता चल जाएगा, प्रेशर भी वैसे ही हो जाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या होगा कि आप ऐसे समझ लो कि देखो यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम को अभी पुट किए थे, अगर हम वॉल्यूम की जगह प्रेशर पुट कर देंगे तो पी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू टॉ। तो यहाँ पे जानते हो क्या है कि P2 भी जो होगा ना, P2 ये भी ऐसे ही हो जाएगा, समझ में आ रहा है सभी को। देखो अगर हम ऐसे पुट कर दे, V की जगह लिख दे P बाई अल्फा, यहाँ पे P बाई अल्फा, तो P स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टी आ जाएगा। तो फिर जो है ना P स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टी, तो P प्रोपोर्शनल टू रूट टी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, मतलब ये भी एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रहा है कि इसमें जो P2 होगा ना, दैट इज इक्वल टू रूट टू टाइम्स रूट टॉ टाइम्स P1 होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, ठीक है ना। दीज आर सम इन्फॉर्मेशन दैट वी हैव, ओके। तो अब आप देखिए यहाँ पे, तो अब हमको लगता है कि ये जो है ना आसानी से बन जाना चाहिए, ठीक है ना, कुछ बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन आ गया ना हमारे पास, ठीक है। तो जैसे अगर हम यहाँ पे, हम्म, तो यहाँ से यहाँ जैसे हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, तो देखो यहाँ हमको क्या निकालना था, सी निकालना है ना। तो अगर हम इसको रिलेट कर दें, इफ वी रिलेट दीज टू, ठीक है ना, ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं ना, दो बार आइडियल गैस इक्वेशन लगा देते हैं, तो देखो इससे फिर हम जो है ना ये v को कैंसिल करके हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है ना, वी विल बी एबल टू कैलकुलेट इट, ठीक है। तो जस्ट थोड़ा सा हमें और फोकस करना पड़ेगा, मतलब एक रिलेशन हमको जो है ना टीसी और मतलब ये सी वाले टेम्परेचर को रिलेट करना है, ठीक है। तो देखिए अगर हम इस प्रोसेस को, ये वाला जो प्रोसेस है ना, A to C to A वाला प्रोसेस है, C to A, ये इस प्रोसेस में अगर हम ऐसे लिखते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, जैसे पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है ना, एनआरटी, तो यहाँ पे अगर हम इसमें ऐसे लिख दें, इसमें देखिए प्रेशर कांस्टेंट है P1 है, और चेंज इन वॉल्यूम, तो ये चेंज इन एनआरटी है, ये चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रेशर देखो P1 है, और चेंज इन वॉल्यूम जो हो रहा है ना वो ऐसा हो रहा है यहाँ पे V2 माइनस V1, ठीक है ना, और दैट इज एन आर, और यहाँ पे टेम्परेचर
जो चेंज हो रहा है वो हो रहा है टीसी माइनस टीए, ऐसा है। तो हम लोग इसको तो ऐसे लिख देंगे, देखो यहाँ पे ये P1 और V2 को टॉ टाइम्स V1 लिख देंगे √2, तो ये P1 है और ये आ जाएगा V1, और यहाँ पे आ जाएगा टॉ √τ-1, ठीक है ना, और दैट इज NR, और यहाँ से आ जाएगा TC माइनस TA, ऐसा आ रहा है, ठीक है ना। 10 मिनट अभी देखो निकल आएगा, ठीक है। तो उसी तरह से ये जो प्रोसेस था ना ऊपर जाने वाला, ये जो इस तरह से जो कांस्टेंट वाला प्रोसेस था B2C या C2B, जो भी हम लिखे, तो C2B का अगर हम देखते हैं, देखो यहाँ पे C2B, तो फिर से ऐसा है फॉर्मूला PV इज इक्वल टू NRT, ठीक है। तो इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम इज V2, ठीक है ना। प्रेशर चेंज हो रहा है तो यहाँ पे डेल्टा P लगा देंगे, यहाँ पे डेल्टा T आ जाएगा, तो प्रेशर यहाँ पे हो जाएगा P2 माइनस P1, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पे वॉल्यूम V2 है, दैट इज इक्वल टू NR, और यहाँ पे टेम्परेचर हो जाएगा TB माइनस TC, ऐसा हो गया, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे P2 माइनस P1, P2 को फिर वही रूट, ये जो निकला है ना √τ टाइम्स P1, तो ऐसे लिख देंगे ये √τ-1 हो जाएगा, और ये P1 हो जाएगा, और इसको भी √τ लिख दोगे तो ये √τ आ जाएगा, और यहाँ पे P1 V1 आ जाएगा। V2 को हम √τ टाइम्स V1 लिख देंगे, ठीक है, और दैट इज इक्वल टू NR, और यहाँ से निकल आया TB माइनस TC, ठीक है ना ये। तो अब हमारे पास देखिए ये एक रिलेशन यहाँ पे था, ठीक है ना, P1 V1 ऐसे था, P1 V1, और यहाँ पे था √τ, ऐसे √τ-1 है, ठीक है ना। दिस वन इज इक्वल टू NR, और यहाँ पे है सॉरी NR, और ये लिखा हुआ था यहाँ पे TC माइनस TA, ऐसे लिखा हुआ है, तो ये NR है, सॉरी NR। इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो इसको डिवाइड करोगे ना तो यहाँ पे √τ बच जाएगा सिर्फ, √τ इज इक्वल टू इधर बन जा रहा है TB माइनस TC, और यहाँ पे बन जा रहा है TC माइनस TA, ठीक है ना। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ से टॉ टाइम्स TC और माइनस टॉ टाइम्स TA इज इक्वल टू TB है और माइनस TC। तो हम लोग इसको जो है ना TC को एक साइड कर देते हैं, तो टॉ टाइम्स यहाँ से आ जाएगा, देखो TC, सॉरी TC एक साइड करोगे ना तो ये टॉ टाइम +1 और ये TC आ जाएगा, और इसको इधर ले आएंगे ना तो ये आ जाएगा टॉ टाइम्स TA और प्लस TB, ठीक है, ये आ गया। तो बस निकल आया TC, ठीक है ना। तो TC जो आएगा ना, देखो TC इज इक्वल टू, ये हम कह सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू आ गया TB जो है ना टॉ टाइम्स TA है, ठीक है ना। तो या टॉ टाइम्स TA जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अच्छा टॉ था या √τ था, अच्छा सॉरी गलती हो गया, यहाँ पे √τ बचा था ना, ये डिवाइड किया था ना, √τ है ये, जहाँ पे बचा ना ये सब √τ है, ये √τ है, ठीक है ना। ये दोनों डिवाइड किया तो यहाँ √τ है ना, ठीक है। ये √τ-1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो √τ बचा था, यहाँ पे हर जगह रूट है, ठीक है ना, पावर 1/2 लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ये रूट है, ठीक है। अब देखिए TB जो है ना वो टॉ टाइम्स TA दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है ना, ये √τ और प्लस यहाँ पे टॉ आ जाएगा और इंटू TA, ठीक है ना। TB को हम टॉ टाइम्स TA लिख देंगे अपॉन, यहाँ से आ जाएगा √τ और +1, तो मतलब TC भी जो निकल रहा है ना, यहाँ से क्या होगा कि आपको एक √τ कॉमन ले सकते हो, ठीक है ना, तो √τ+1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √τ टाइम्स TA। तो TC को हम इतना लिख सकते हैं √τ टाइम्स TA, ठीक है ना। तो ठीक है, TB भी TA के टर्म में निकल गया और TC भी, तो अब सब कुछ हम एवरीथिंग को लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ TA। तो अब हम सब कुछ टेम्परेचर के टर्म में लिखे हुए थे ना, क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि इतना बड़ा होगा, ठीक है ना। लेकिन देखो क्या है कि अभी इस तरह से हम लोगों ने सॉल्व किया, हो सकता है कि कुछ और सोचे तो हो सकता है कि शॉर्ट हो जाए ये। तो ये तो TC निकल गया हमारा और ये TB निकल गया है, ठीक है ना, सब कुछ निकल चुका है हमारा, ठीक है ना। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो क्या क्या हमारा निकला हुआ है, वर्क डन निकाला हुआ है, ये Q1 का वैल्यू निकाला हुआ है हमने, ठीक है ना। सो नाउ वर्क डन हमारा ये निकला हुआ था दिस। तो हम लोग एफिशिएंसी तो ऐसे लिखते हैं ना, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन और बाय Q1 का मॉडुलस, ठीक है ना। तो वर्क डन देखिए हमारा ये निकला हुआ है NR, NR तो सब में देखिए, इसमें भी NR है, इसमें भी NR है, ठीक है ना, ये सब तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। वर्क डन
वर्क डन का तो फॉर्मूला हम यहाँ पे क्या लिखे थे, वर्क डन लिखे थे ना। वर्क डन तो ये था ना, टीसी माइनस टीए और टीबी माइनस टीसी और बाई टीसी। ठीक है, और एनआर बाई टू यहाँ छूट गया था ऐसे, सॉरी एनआर बाई टू है ये। ठीक है ना, ये है। तो हम ऐसे लिखेंगे ना जब, देखो यहाँ पे तो क्या होगा, तो बस अब थोड़ा अप्लाई करने की बात है। देखो एनआर बाई टू यहाँ पे भी है, एनआर बाई टू यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम एनआर बाई टू, तो ये सब तो कैंसिल ही हो जाएंगे। ठीक है ना, तो एक बार जरा देखो तुम लोग भी कैलकुलेशन करके कितना आ रहा है। ऊपर में हम देखो ऐसे लिखते रहे, टीसी माइनस टीए, और यहाँ पे आ रहा है टीबी माइनस टीसी। ठीक है, और डिवाइडेड बाई टीसी है, ऐसा है, ये वर्क डन है। ठीक है ना, एनआर बाई टू हम सभी से कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है ना, तो देखो क्या होगा कि वर्ग, ये जो हमारा Q1 है ना मॉडुलस में, ये एनआर बाई टू कैंसिल होने के बाद ये एफ बन जाएगा, और ये टीबी माइनस टीसी है। पता नहीं आंसर आएगा कि नहीं आएगा, इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये एफ बाई टू डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे आ जाएगा टीसी माइनस टीए, सबको टीए के टर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। ठीक है ना, प्लस यहाँ पे टीसी माइनस टीए, और यहाँ पे टीबी माइनस टीए, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया ये, अपॉन टीसी, ये आंसर आ रहा है। ठीक है ना, एनआर बाई टू हमने कैंसिल किया है। ठीक है ना, अब देखिए, अब थोड़ा सा हमको लिखने में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो इसमें जो है ना, टीसी हमने निकाला हुआ है, टीसी इज इक्वल टू निकला है रूट टू टाइम्स टी है, ऐसे कहीं पे निकला था ना ये, देखो यहाँ पे रूट टू टाइम्स टी है। ठीक है, और टीबी जो है ना वो टॉ टाइम्स टी है, रूट टॉ है ये, रूट टॉ। तो हम टीसी की जगह रूट टॉ टाइम्स टी लिख देंगे, टीबी की जगह टॉ टाइम्स टी है, और फिर इसकी जगह रूट टॉ टाइम्स टी है। तो ऐसा कुछ हो जाएगा, यहाँ पे रूट टॉ आ जाएगा, यहाँ पे वन हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टॉ, और माइनस यहाँ से आ जाएगा रूट टॉ टी है, और इसमें भी आ जाएगा रूट टॉ, यहाँ पे डिवाइडेड में रूट टॉ आ गया। चलो रूट टॉ ऐसे लिख देंगे, इससे रूट टॉ लेकर के कैंसिल कर सकते हैं हम इसको। ठीक है ना, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे डिवाइडेड में है टीबी, तो ठीक है, तो टी तो वो टीए तो कैंसिल हो जाएगा, इसका एक टीए इससे कैंसिल होगा, और एक टीए जो कॉमन आएगा ना वो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो टीबी में टॉ माइनस यहाँ पे रूट टॉ आ जाएगा ऐसे, और प्लस, अच्छा एफ यहाँ पे लिखा हुआ है, एक एफ है, प्लस यहाँ पे एफ प्लस टू है, ये एफ की वजह से भी प्रॉब्लम होगी थोड़ा। ठीक है ना, और यहाँ पे एफ प्लस टू है, और यहाँ पे रूट टॉ आएगा, और माइनस यहाँ पे टॉ आ जाएगा, ऐसा होगा, और प्लस ये जो टर्म है ना वो यही टर्म था ना, ये वाला टर्म, तो वही ये वाला आ जाएगा। तो ये एक्चुअली क्या है कि ये कैंसिल होगा ना, तो ये एक रूट रूट टॉ बाहर ले लोगे तो रूट टॉ माइनस वन आ जाएगा, तो रूट टॉ माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये बन जाएगा रूट टॉ माइनस वन का होल स्क्वायर। ये टर्म जो न्यूमरेटर में है ना वही ये आ रहा है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर ही देते हैं, क्योंकि जब इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना आगे तक बढ़ गए हैं तो फाइनल आंसर ही ले आते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए क्या होगा, रूट टॉ कॉमन लिया हमने, तो ये यहाँ से रूट टॉ माइनस वन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा रूट टॉ माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइडेड बाय, यहाँ पे एफ लिखा हुआ है, एफ का वैल्यू हम लोग ऐसे लिख देते हैं ना, वन, कितना लिखते हैं, ऐसे होता है ना, गामा इज इक्वल टू वन प्लस टू बाई एफ। तो हम जब एफ लिखते हैं यहाँ से, तो ये ऐसा हो जाता है गामा माइनस वन, एफ इज इक्वल टू हो जाता है, ठीक है, टू डिवाइड बाई गामा माइनस वन, सॉरी गामा माइनस वन, ये तो और भी खराब है। सर ठीक है ना, तो ये आप देखिए यहाँ पे जो एफ लिखा हुआ है ना, इसमें टू डिवाइड बाय गामा माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होगा। अब यहाँ पे देखिए आप लोग क्या लिखा हुआ था, ये हमने ये लिखा हुआ है, तो इससे ये टर्म और ये टर्म एक जैसा है ना, दीज टू टर्म्स सर उल्टा है क्या? सर अच्छा वहाँ रूट हाँ, टू माइनस वन आया कहाँ पे, सर एफ प्लस टू के बाद। ये वाले में यस सर। एफ प्लस टू कहाँ पे था? तो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना कि हमको भी समझ में नहीं आ रहा है ये, एफ प्लस टू है, और यहाँ पे
टीसी था रूट टॉ और माइनस टीए था ना, अच्छा टीए था 1 होगा, हाँ सही कह रहे हो, ये 1 होगा। ठीक है, तो देखो ये 1 है, तो रूट टॉ माइनस 1 यहाँ पे आ गया। अब तो हमको डाउट हो रहा है कि आंसर भी मैच करेगा कि नहीं करेगा। रूट टॉप माइनस वन कॉमन हो जाएगा। हाँ रूट टॉ माइनस 1 तो कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन हम एफ वाले को एक साथ कॉमन लेना चाह रहे हैं। देखो एफ यहाँ पे है ना, तो एफ वाले टर्म को अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से टॉ आ जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ से फिर माइनस रूट टॉ आएगा, और ये वाला भी एफ कॉमन लोगे ना तो ये प्लस रूट टॉ आएगा। तो ये जो है ना कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो एफ वाले टर्म हम ये जो था ना उसको हमने कॉमन ले लिया यहाँ से मान लो, ठीक है ना, तो इससे बचा टॉ, और ये माइनस रूट टॉ और ये प्लस रूट टॉ, ये कॉम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो बचेगा ये वाला -1 सिर्फ एफ के साथ, ये -1 से बचेगा, तो ये -1 बच जाएगा। अब बचा ये 2 का टर्म, तो यहाँ पे +2 टाइम्स, और यहाँ पे बच जाएगा रूट टॉ -1, ठीक है ना, और प्लस इधर है रूट टॉ -1 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आ रहा है। तो हाँ ठीक है, तो ये ऐसा हो गया। तो हम यहाँ से देखो क्या है कि टॉ -1 सबसे कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना, टॉ -1 इसमें भी है, टॉ -1 इसमें भी है, टॉ -1 इसमें भी है, तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि टॉ -1 ही तो रह गया ना सब में, टॉ -1 ही था नहीं नहीं, इसमें रूट टॉ था यहाँ पे, सॉरी ये रूट टॉ था, और यहाँ पे क्या था, रूट टॉ ही था ना, ये रूट टॉ था सॉरी, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे टॉ -1 था, अच्छा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये रूट टॉ -1 है ना, टॉ -1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट टॉ का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर। तो एक रूट टॉ -1 कॉमन आ करके सबसे कैंसिल हो जाएगा, तो हमको लगता है ऊपर में आ जाएगा रूट टॉ -1, ठीक है, थोड़ा सा लिखने में भी गलती हो जा रही है बार बार, ठीक है ना। तो रूट टॉ -1 सबसे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 2 डिवाइड बाय गामा -1, ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पे एक बच जाएगा रूट टॉ+1, ऐसा होगा, और फिर प्लस यहाँ पे रूट टॉ -1 कैंसिल होगा इससे, तो यहाँ पे बच जाएगा 2, ठीक है ना, और यहाँ पे एक बच जाएगा प्लस रूट टॉ -1। तो फाइनल आंसर जो हमको लग रहा है, पता नहीं है वाह होगा कि नहीं होगा, रूट टॉ -1 आएगा, और डिवाइडेड में ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाय गामा -1, ठीक है, ऐसा हो गया, और यहाँ पे रूट टॉ+1, और ये भी बन गया प्लस, थोड़ा अच्छा आंसर लग रहा है, ठीक है ना, हो सकता है आ जाएगा, रूट टॉ+1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए सॉरी यहाँ पे भी रूट टॉ+1 है, तो देखो रूट टॉ+1 कॉमन आ गया, ठीक है ना। जब आंसर थोड़ा सिंपल होने लगता है ना तो लगता है कि शायद आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे ऐसा होगा रूट टॉ -1, और यहाँ पे जो है ना ये वाला टर्म देखो रूट टॉ+1 कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट टॉ+1, ये कॉमन हो गया। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो है ना ऐसा हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय गामा-1 और +1, ऐसा हो जाएगा, तो एलसीएम ले लोगे ना, तो गामा-1 ऊपर चला जाएगा, तो इसका आंसर जो आ रहा है ना देखो एफिशिएंसी इज इक्वल टू, ये रूट टॉ -1 आ गया और डिवाइड बाय रूट टॉ+1 आ गया, और ये जो है ना गामा-1 ऊपर चला जाएगा और नीचे बन जाएगा गामा+1। हमको लग रहा है मैच कर जाएगा आंसर, क्योंकि थोड़ा सिंपल सा आंसर आया है ना यहाँ पे। गाँव ये देखो जरा, इतना आंसर है क्या, एफिशिएंसी, ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, हमने सोचा नहीं था कि इतना कॉम्प्लिकेटेड होगा। देखो क्वेश्चन जान तो हम भी ज्यादा सॉल्व नहीं करते हैं, मतलब हमको लगता है कि सॉल्व हो जाएगा तो फिर उसको नहीं करते हैं, और जब लगता है कि नहीं सॉल्व होगा ना तब सॉल्व करके देखते हैं। तो ये तो ऐसा लग रहा था कि सॉल्व हो जाएगा, तो ये कभी सॉल्व किए ही नहीं। तो ये क्वेश्चन है 2.127 का, 2.127, 2.1, अच्छा 2 पॉइंट था ना, ये आंसर है। ओ माय गॉड, हमारा तो आंसर ये आया ही नहीं। हमारा आंसर तो बड़ा सिंपल सा आ गया, रूट टॉ -1 रूट टॉ+1 गामा-1 गामा+1, ऐसा आ गया। इसमें तो दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करके देखो जरा, अब मैच कर जा रहा है क्या आंसर, हमको लग रहा है हो सकता है मैच कर जाए। एक बार देखो जरा सिंप्लीफाई करके सभी लोग,
हो सकता है मैच कर जा रहा हो, क्योंकि डिनोमिनेटर तो मैच कर रहा है ना, देख रहे हो 1 + √टॉप+1 और गामा+1 डिनोमिनेटर में तो आ ही रहा है, न्यूमरेटर भी हो सकता है मैच कर जाए। एक बार देखें हम भी सिंप्लीफाई करके। देखो यहाँ पे दिया हुआ है 1 - 2 टाइम्स, और ये दिया हुआ है यहाँ पे गामा+1 गामा+√टॉ है ना, √टॉ, और फिर डिवाइडेड में दिया हुआ है यहाँ पे कि 2 तो इसके पूरे मल्टीप्लीकेशन में होगा ना यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और 1 + गामा और 1 + √टॉ। सर सेम ही आएगा सोल्व करने के बाद सिंपलीफाई। सेम आ रहा है। अच्छा। यस सर। अच्छा, इन लोग को पता नहीं होगा फिर कि इतना ऐसे सिंपल वे में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ठीक है, तो फिर जब सेम आ रहा है तो हम छोड़ देते हैं, हम नहीं कर रहे हैं सिंप्लीफाई, ठीक है। तो ठीक है, यही आंसर होगा। ये हम लोगों ने जो लिखा है ना वो ज्यादा सिंपल लुकिंग है, ठीक है ना, और थोड़ा सिमेट्रिक जैसा भी लग रहा है ना, वही हम बोले ना कि जब आंसर लगने लगता है ना कि सिमेट मतलब थोड़ा सिंपल फॉर्म में आ रहा है तो लगता है कि हाँ आंसर सही है, तो यही आंसर है। अब देखो, जानते हो, देखो क्या है कि ये क्वेश्चन हम भी कभी सॉल्व नहीं किए थे, मतलब ऐसा होता ही होता है कि हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, जो लगता है कि ये तो सॉल्व हो जाएगा उसको हम कभी सॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमको लगा था ये क्वेश्चन हम पढ़े थे पहले भी, लेकिन हमें लगा था कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आसानी से, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा था कि कॉम्प्लिकेटेड है। या हो सकता है कि हम जब अभी सॉल्व किए ना तो हमारा अप्रोच उतना सिस्टमेटिक नहीं रहा, ठीक है, हो सकता है कि इसको दोबारा सॉल्व करें तो थोड़ा शॉर्ट में हो जाइए। तो एक बार तुम लोग देखोगे, थोड़ा थिंक करोगे कि हो सकता है कि थोड़ा शॉर्ट में हो जाए ये क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। चलो देखो, एक 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 क्वेश्चन और कराते हैं, फिर टाइम भी हो जाएगा, ठीक है। इसमें से जो है ना, देखो हम इसलिए इस चैप्टर से करा दे रहे हैं ताकि आप लोग जो है ना क्वेश्चंस और अटेम्प्ट कर लो इससे, ठीक है ना। इसमें वो इसके क्वेश्चन जैसे अटेम्प्ट कर लोगे ना तो एग्जाम में चाहे जो भी क्वेश्चन आ जाए फिर जो है ना आप कर ही लोगे, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो इधर कुछ क्वेश्चन ऐसे थोड़े से अलग से दिए हुए थे, हम वो दिखा था वो, एक मिनट अभी देखो दिखाते हैं। ये तो हम करा दिए थे, याद है ना तुम लोग को, ये क्वेश्चन दोनों कराए थे ना हम एक दिन, जब हीट इंजन बता रहे थे तो। नहीं, ये नहीं, कुछ इक्वेशंस के क्वेश्चन दिए हुए थे, एक मिनट देखते हैं अभी देखो। मुझको लगता है हम कहीं और देखे थे क्वेश्चन। कुछ, हाँ शायद ये वाला देखे थे हम, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन देखते हैं, 2.319, ऐसा क्वेश्चन कभी कभी जानते हो आ जा सकता है एग्जाम में, ठीक है ना। लेट अस डिस्कस दिस वन, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, 1 mole of an ideal gas goes through a process in which the entropy of the gas changes with temperature T as, ठीक है ना। तो एंट्रोपी ऑफ द गैस चेंज हो रहा है विथ टेम्परेचर एज S इज इक्वल टू, इसको नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है 2.139, ठीक है ना। इसमें बोला गया है नंबर ऑफ मोल्स 1 है, एंट्रोपी ऑफ द गैस बोला गया है इस तरह से चेंज हो रहा है, S इज इक्वल टू 80 और प्लस, ठीक है ना, CV और LNT, ये एक प्रोसेस दिया हुआ है, ठीक है ना। So 1 mole of an ideal gas goes through a process in which entropy of the gas changes with temperature T as S equal to 80 plus CV LNT, where A is a positive constant, C is a molar heat capacity of this gas. तो आइडियल गैस है तो मतलब CV तो कांस्टेंट होगा ना, CV आप जानते हो F/2R होता है आइडियल गैस के लिए, है ना। फाइंड द वॉल्यूम डिपेंडेंस, फाइंड द वॉल्यूम डिपेंडेंस ऑफ द गैस टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन निकालना है इन दिस प्रोसेस। T इक्वल टू T0 है, एट V इक्वल टू V0, मतलब टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन निकालना है, ठीक है ना। टेम्परेचर एंड वॉल्यूम रिलेशन, ठीक है ना, टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है ना। ठीक है, एंट्रोपी ऐसे दिया हुआ है,
तो देखो ऐसा करते हैं इसमें कि हम लोग जब एंट्रोपी लिखते हैं ना इसका, आइडियल गैस का, तो आप देखते हो कि हम लोग कैसे लिखते हैं। ये आइडियल गैस दिया हुआ है ना, दिस इज फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए दिया हुआ है, एंट्रोपी इस तरह से वेरी कर रहा है, ये लिखा हुआ है इसमें, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग जो आइडियल गैस के लिए लिखते हैं ना, वो कुछ ऐसे लिखते हैं ना कि अभी हम लोग निकाले थे ना, डी एस इज इक्वल टू, ठीक है, ऐसे लिखे थे ना। मतलब अभी एक मिनट थोड़ी देर पहले ही तो लिखे थे, वो ऐसा था, इधर था F/2 NR और ln T फाइनल बाई T इनिशियल, ऐसे लिखा हुआ था, ठीक है ना। एंट्रोपी जब निकाल रहे थे, चेंज इन एंट्रोपी है ना, ऐसा लिखा हुआ था, ठीक है। और प्लस NR और ln V ऐसे लिखा हुआ था, यही था ना। तो अगर हम जैसे देखो F/2 NR जो है ना, ये तो मतलब इसमें कन्वर्ट हो जाएगा CV में, ठीक है ना। तो ये LNT इससे तो मैच कर जा रहा है, ठीक है ना, तो ये वाला इससे मैच करा देते हैं, ठीक है ना। तो हमको ये लग रहा है कि AT जो दिया हुआ है ना, वो NR और LNV हो जाएगा ये। तो 1 मोल दिया हुआ है तो 1 कर दो यहाँ पे, ठीक है ना, वही। ये तो आप जानते हो CV होता है ना, N को 1 कर देने के बाद, तो CV हो जाएगा ये, ठीक है। तो N 1 कर देंगे तो ये ART। लेकिन इसमें बात ये है ना कि देखो ये चेंज इन एंट्रोपी है, तो वही जो है ना, इसमें कुछ कांस्टेंट भी होगा, हमको लगता है कि इसमें जो है ना, मतलब ऐसा कंपैरिजन डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो ये चेंज इन एंट्रोपी है और ये एस है। तो मतलब ऐसा हो सकता है कि एंट्रोपी ऐसे, एक मिनट देखो हम थोड़ा ज्यादा क्लियर करते हैं इसको, ठीक है ना। देखो ऐसा है कि ये एस माइनस मान लो समथिंग इनिशियल S0 ऐसे लिख देते हैं, S0, ठीक है ना। तो दैट विल बी इक्वल टू समथिंग ऑफ दिस काइंड, है ना, इस तरह से आ जाएगा। तो मतलब हम इसको कंपेयर करेंगे ना, तो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि ये जैसे ln, ये जो है ना कुछ इससे कंपेयर होगा, मगर सम कुछ कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मतलब ऐसा होगा देखो, ये S0 इधर आ जाएगा, तो S इज इक्वल टू ऐसा होगा, S0 मतलब सम कांस्टेंट है ये, और प्लस ये F, मतलब ये तो टर्म हमारा ऐसा बन जा रहा है CV, ठीक है ना। और ये सभी जैसे TI वगैरह, ये सब जो कांस्टेंट है ना, उसको भी हम मतलब इसी में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा CV LNT, समझ रहे हो ना, इससे कांस्टेंट आएगा, और यहाँ पे V फाइनल बाय V इनिशियल जो ऐसे आता था ना, तो V इनिशियल को कांस्टेंट मान लेते हैं, तो वो भी समझ लो इसी में एब्जॉर्ब्ड है। तो ये LN और यहाँ पे V बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे NR, ऐसा हो जाएगा। तो आप लोग समझ रहे हो ना कि ये भी T इनिशियल एक कांस्टेंट है, V इनिशियल एक कांस्टेंट है, वो सबको हम इसमें पुट कर दिए, ठीक है ना। तो आप जैसे कंपेयर करोगे ना, तो ऐसा होगा कि LNV वाला टर्म जो है ना, वो डायरेक्टली इससे कंपेयर होगा, LNT वाला टर्म इससे कंपेयर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, ऐसे देखो यहाँ पे NR और LNV, ठीक है ना, दैट शुड बी इक्वल टू सम AT, और मान लो यहाँ पे सम कांस्टेंट C है, ऐसा कुछ आ गया, सम कांस्टेंट C1 ऐसे लिख देते हैं। तो अब इसमें ऐसा दिया हुआ था कि टेम्परेचर जब T0 है ना, तो वॉल्यूम V0 है, तो मतलब ऐसा हो जाएगा कि अगर हम ऐसा लिखा हुआ है ना, टेम्परेचर को जब T0 ले रहे हैं, तो वॉल्यूम जब ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि जब टेम्परेचर T इज इक्वल टू T0 है ना, तो वॉल्यूम को V इज इक्वल टू V0 ले लेना है। तो इसका मतलब C1 जो आएगा ना, वो आ जाएगा A T0 और माइनस नंबर ऑफ मोल्स 1 है इसमें, इसको 1 कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा R ln V0 आ जाएगा, ये C1 का वैल्यू हो जाएगा। सो लेट अस पुट इट बैक हियर, ठीक है ना, इसको हम पुट कर देते हैं C1 को। तो देयरफॉर हमारे पास ऐसा आ जाएगा A T0 और माइनस R ln और V0 इज इक्वल टू, यहाँ पे R सॉरी प्लस है ये, प्लस R ln V और इज इक्वल टू A, और यहाँ पे T आ जाएगा। सो आई थिंक यही कुछ ऐसा ही आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए आप लोग के टी वाले टर्म को हम उस साइड ले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा यहाँ पे R और ln V/V0 इज इक्वल टू A, और यहाँ पे T - T0 आ जाएगा, ऐसा होगा, ठीक है ना। सो R से डिवाइड कर देते हैं, तो V इज इक्वल टू आ जा रहा है, देखो V इज इक्वल टू सम V0 और एक्सपोनेंशियल A T - T0 और डिवाइड बाई R, दैट्स व्हाट वी गेट।
दैट शुड बी द आंसर, यही आंसर हो। देखें एक बार ये आंसर है या नहीं है। ये क्वेश्चन था 2.139। ओके, 2.139 इसी के आसपास होगा। ये है देखो, इसका आंसर ही अलग है। अच्छा, उल्टा निकाला हुआ है, टेम्परेचर निकाल दिया है ना, टेम्परेचर निकाला हुआ है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो आ जाएगा वही देखो, टी माइनस टी नॉट आ जाएगा, और ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर हो जाएगा, और इससे लॉग हटाओगे ना तो एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। ठीक है, सेम आंसर है। ठीक है, इट्स द सेम आंसर। ठीक है, तो बस इसमें एंट्रोपी दिया हुआ था ना, तो मतलब हमने यही किया है कि जो हम जानते थे ना, देखो आइडियल क्वेश्चन आइडियल गैस का है। ठीक है ना, तो आइडियल गैस का तो आज ही पढ़ रहे थे हम लोग कि इस तरह का होता है। ठीक है ना, तो बस लॉजिक ये लगाएगा ना कि ये चेंज इन एंट्रोपी है, तो समथिंग कुछ कांस्टेंट आएगा ना अगर एंट्रोपी निकालेंगे। इसीलिए जब वो कंपेयर करेंगे ना, तो कुछ एल एन टी तो एल एन टी से कंपेयर हो जा रहा है, तो ये हम एल एन वी को इससे कंपेयर कर दिया, लेकिन सम कांस्टेंट आपको इंक्लूड करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो इस तरह से ये आंसर आ जा रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, तो हम लोग अभी स्टॉप करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फिर। तो आप लोग सर इसके थर्मल का इसके जो है ना देखो क्वेश्चंस, सॉरी, आप लोग अटेम्प्ट करिए। ठीक है ना, एंट्रोपी का, हीट इंजन का, ठीक है ना, और जो भी टॉपिक्स पढ़ाए गए अभी तक। ठीक है ना, तो इसमें अब ज्यादा देखो, बताने के लिए अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है। ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक्स में बहुत कुछ हम बता दिए हैं। ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस भी हो गए। तो हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे, क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स का। और ठीक है, इस पे एक क्लास अभी और प्रॉब्लम्स का कराएंगे। ठीक है ना, एंट्रोपी और हीट इंजन का। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग केमिक ये थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स को थोड़ा और डिस्कस करेंगे। और फिर हम लोग ये सभी फिर आइडियल गैस, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वगैरह डिस्कस करेंगे। ठीक है, सर थर्मल का कल का लेक्चर अपलोड करा दो। ठीक है, करा देंगे।